दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी अचीवर्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के परिचर्चा में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। यूपीएससी 2023 के सीसेट पेपर के कंप्रीहेंशन वाले पार्ट को पूरे क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और सारा चीज़ को समझाऊंगा। दोस्तों सीसेट के कंप्रीहेंशन को लेकर मार्केट में काफ़ी एक तरह से कन्फ्यूजन की स्थिति है। जितने बच्चे भी पेपर वगैरह देते हैं तो वो सीसेट चूंकि अब 2-3 साल से क्या हो रहा है, यूपीएससी इतना टफ पूछ रहा है कि एग्जाम के इन्वायरमेंट में सीसेट को करना बहुत ही मुश्किल मुश्किल होता जा रहा है। एक तो पैसेज इतना टफ होता जा रहा है, पैसेज को पढ़ के उसके पढ़ने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैसेज क्या है, उसका क्रक्स क्या है। और फिर जब क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन में उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं और एग्जाम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है क्योंकि 2 घंटे में आपको पैसेज सोल्व करने होते हैं। तो ऑलरेडी उस एनवायरनमेंट में उसको डील करना बहुत ही एक तरह से हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो आप उसको काम ही नहीं कर सकते, मतलब डिस्कस जो आप बनाएँगे उसमें चांसेस ये होता है कि गलत हो जाए, एरर हो जाए। सटीक तरीके से काम सटीकता नहीं आ पाती। सटीकता नहीं आ पाती। तो आज के इस सेशन में हम क्या करेंगे कि सीसेट के जितने भी क्वेश्चन जो कंप्रीहेंशन से रिलेटेड है उसको डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप स्मार्ट तरीके से एलिमिनेशन, कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उनको अप्लाई करके आसान तरीके से आप क्वेश्चन सीसेट के सारे कंप्रीहेंशन को डिस्कस कर सकते हैं। इस बार 2023 में क्या हुआ था, टोटल 27 क्वेश्चन कंप्रीहेंशन के थे और उस 27 में से कम आप 18 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको बिना पैसेज को पढ़े केवल स्मार्ट तरीके से कुछ रूल्स को लगाकर, कुछ टेक्निक्स को लगाकर आप केवल ऑप्शन से उसको कर देते। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, अगर आप इन ट्रिक्स को अप्लाई करके, ये मेथड्स अगर आप में डेवलप हो जाता और इस तरीकों को अप्लाई करके आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो एग्जाम में क्या होता है कि सीसेट के जो कंप्रेंशन वाला पार्ट होता है उसको आप कम टाइम में लगभग 27 क्वेश्चन करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी। और 27 क्वेश्चन अगर सीसेट में सही हो जा रहा है लगभग आधे घंटे के टाइम में भी, उससे भी कम टाइम में, तो समझिए एक तरह से बहुत ही बढ़त आप बना लेते हैं, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इस वीडियो में क्या करेंगे कि सीसेट के क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए टोटल 7 रूल्स मैं बताऊंगा। सारे रूल्स को एक एक करके समझाऊंगा और सारे रूल्स के समरी जो कंप्रहेंशन अप्रोच होता है, सारे रूल्स को मिलाकर हम सभी रूल के इकट्ठे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम सभी रूल्स को दिमाग में रखते हुए लगातार प्रैक्टिस करते हुए सीसेट की कंप्रहेंशन के एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करके आपको बताऊंगा कैसे आसानी से उसको एग्जाम के माहौल में, एग्जाम में भी किया जा सकता है। और अगर आप इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, अप्लाई करते रहेंगे इन मेथड्स को, तो आप कितना भी डिफिकल्ट पैसेज होगा उसको आसानी से कर सकते हैं। टोटल 27 क्वेश्चन थे 2023 के यूपीएससी में। 27 में से लगभग 18 पैसेज आप बिना पढ़े कर सकते हैं और जो पैसेज बचे हुए हैं उसमें पैसेज का हेल्प लेना है, पैसेज को पढ़ना है, पढ़ के करना पड़ेगा उसको। लेकिन उसके लिए भी आपको मैं स्मार्ट तरीका बताऊंगा कि किस तरह से जो पैसेज, जिस पैसेज को पढ़ना पड़ेगा उसको भी कम टाइम में कैसे आसानी से पढ़ सकते हैं और जो काम का चीज़ है उसको छांट के आसानी से क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या होता है कि 4 स्टेटमेंट देगा पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन में, उसमें 4 में से आप 1 या 2 स्टेटमेंट आप आसानी से छांट देंगे, एलिमिनेशन कर देंगे, एलिमिनेशन का यूज करके आसानी से छाट देंगे, बच जाएंगे 2 स्टेटमेंट। तो 2 स्टेटमेंट में आपको लगेगा कि दोनों सही है, दोनों में से क्या आंसर होगा, थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पैसेज का हेल्प लेना पड़ेगा और पैसेज का हेल्प कैसे हम जल्दी से लें, कितना आसानी से उसको एक तरह से उसको कम टाइम में पढ़ के जो काम का चीज़ है, उस पैसे से निकाल के हम बचे हुए 2 ऑप्शंस को आसानी से हल कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखेंगे। पहला रूल क्या है? रूल पहला है, जो आपको दिमाग में रखना है, रूल फर्स्ट रूल फर्स्ट आपको दिमाग में रखना है कि हमेशा पैसेज के दायरे में ही सोचें। देखिए, पैसेज की सबसे बड़ी खासियत ये होती है पैसेज रिलेटेड क्वेश्चन में कि पैसेज में जो ऑथर है, जो राइटर है, जो बातें पैसेज में कहता है, तो वो पैसेज के थ्रू एक दुनिया क्रिएट करता है और उसी दुनिया के बारे में, उसी दुनिया के लिमिट में, उसी दुनिया के दायरे में रह के आपको सोचना है, समझना है और उससे जो क्वेश्चन, जो क्रक्स निकल रहा है, उसी को दिमाग में रख के ऑप्शंस बनाने हैं। लेकिन फिर भी चूंकि एक राइटर है, इंसान है, उनका भी सोचने का एक दायरा है और इसी दुनिया में रहता है, तो वो भी बहुत एक्सट्रीम केस में नहीं जा सकता, बहुत नेगेटिव अप्रोच में नहीं जा सकता, बहुत लिमिटेड अप्रोच में नहीं जा सकता। तो ये इसमें फ़ायदा होता है कि आप कॉमन सेंस लगा के आप अपने नज़रिए से आंसर को छाँट सकते हैं कि अगर उसमें काफ़ी इम्पॉसिबल बातें कही जा रही है, काफ़ी नेगेटिव बातें कही जा रही है, काफ़ी एक्सट्रीम केस लेकर चल रहा है, काफ़ी नैरो अप्रोच है, काफ़ी स्पेसिफिक बातें हो रहा है, तो ऐसे स्टेटमेंट जनरली गलत होते हैं। तो उन्हीं रूल्स को मैं समझाऊँगा। तो पहला रूल क्या है कि हमेशा पैसेज के दायरे में रहकर ही सोचें। जिस चीज़ का वर्णन पैसेज में नहीं है, उसको गलत ही मानें। क्या होता है ना कि 4 स्टेटमेंट देता है और 4 स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें कभी-कभी लगता है कि चारों स्टेटमेंट सही है।
तो चारों में से चारों स्टेटमेंट आपको लगेगा कि सही है। जब आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको लगेगा कि चारों सही है, कोई गलत लग नहीं रहा है। लेकिन उसी में से एक सही है, बाकी गलत होगा। तो बाकी गलत कैसे होगा? तो जिस चीज़ का वर्णन पैसेज में नहीं है ना, उसको काट दीजिए। जिस चीज़ का वर्णन पैसेज में है, उसी के हिसाब से ऑप्शन चुनिए। तो आपको इसमें हेल्प मिलेगा। सभी सही नहीं हो सकते। अगर आपको लग भी रहा है तब भी चारों सही नहीं होंगे, उसमें से एक ही स्टेटमेंट सही होगा। और जिस चीज़ का वर्णन जिस चीज़ का वर्णन पैसेज में नहीं है, उसका जिक्र अगर किसी स्टेटमेंट में है तो उसको आसानी से काटिए, और जो बच गया स्टेटमेंट वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है? और एक चीज़ और करना है कि जब भी पैसेज पढ़े, तो पैसेज के पढ़ने से पहले एक बार प्रश्न को ज़रूर पढ़ें आप। पहले क्या होता है ना कि पहले जैसे ही पैसेज पढ़ने जा रहे हैं, तो पैसेज इतना लंबा होता है। लंबा पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पे जाएँगे, फिर आप भूल जाएँगे कि क्वेश्चन के जो पूछा है, वो उसका ज़िक्र कहाँ-कहाँ था। तो तरीका ये होता है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि 2 बार पैसेज पढ़ो। तो इतना टाइम तो होता नहीं है कि एक बार पढ़ने का टाइम नहीं होता, आप 2 बार पढ़ेंगे। तो इतना टाइम कहाँ है जो आप केवल पैसेज ही करके आएँगे। बाकी मैथ, रीजनिंग तो एक भी नहीं बन पाएगा फिर, उस टाइम ही नहीं बचेगा आपको। तो तरीका क्या है कि पैसेज पढ़ने से पहले एक बार गौर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ऊपर-ऊपर से देख लीजिए। क्वेश्चन के जो कीवर्ड है उसको दिमाग में रखिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए, और क्वेश्चन में देखिए कि कीवर्ड वगैरह क्या है, क्या-क्या मेंशन है। फिर आप जब क्वेश्चन पर आएँगे, क्वेश्चन बनाएँगे, तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन के जो कीवर्ड थे वो कहाँ-कहाँ मेंशन थे, क्या उसका डिमांड था, क्या उसका क्रक्स था, क्या असम्पशन थे। आप आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है कि पैसेज पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। जब भी पैसेज पढ़ रहे हैं, पैसेज के दायरे में रहकर सोचिए। जिस चीज़ का वर्णन पैसेज में नहीं है, उस चीज़ को गलत ही मानें। तो पहला रूल ये था। दूसरा रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 जो है, जनरली देखिए पैसेज में जो क्वेश्चन आते हैं सीसेट के, वो जनरली 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। एक असम्पशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एक इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो असम्पशन बेस्ड क्वेश्चन को क्या कैसे हल करें और इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन को कैसे हल करें, इसी को लेकर रूल नंबर 2 है। तो जब भी असम्पशन बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है ना, जब भी असम्पशन बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है, तो उसमें क्या होता है कि लेखक, आपको अप्रोच लिखना है कि लेखक क्या सोचकर पैसेज लिख रहा है, क्या एज्यूम किया? वो पैसेज लिखने से पहले क्या एज्यूम कर रहा है, उसी चीज़ को वो पैसेज में उतारना चाह रहा है। तो असम्पशन जब भी आप हल करें, तो आप इस तरह से सोचिए कि लेखक ने क्या सोचा होगा और क्या सोच कर ये पैसेज लिखा होगा, और उसी चीज़ को वो भाव में डाल रहा है, उसको वर्ड्स में डाल रहा है। तो असम्पशन बेस्ड क्वेश्चन में जो होता है, वो असम्पशन लेखक क्या सोचकर पैसेज लिख रहा है, पैसेज से पहले की बात होती है। और जो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, मैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, क्रक्स ऑफ द पैसेज बेस्ट क्वेश्चन होता है। लॉजिकल इम्प्लीकेशन क्या होगा पैसेज का, ऐसे क्वेश्चन जो होगा, तो उसमें क्या होता है कि जो राइटर है, जो ऑथर है, वो पैसेज को लिख रहा है, और पैसेज को लिखने के बाद कुछ मैसेज देना चाह रहा है, कुछ करेक्ट उसका होगा, उसको देखना, उसको समझना है आपको। तो अंतर समझ रहे हैं? जो एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, वो पैसेज की पहले की बात होती है कि राइटर जो होता है, जो ऑथर होता है, वो क्या एज्यूम कर रहा है, और जो एज्यूम कर रहा है उसी चीज़ को पैसेज में डाल रहा है। और जो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है, जो मैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें ऑथर जो पैसेज पहले लिख दिया, फिर उसके बाद क्या मैसेज देना चाह रहा है, तो वो पैसेज के बाद की चीज़ होती है। तो दोनों में डिफरेंस हो गया। जब भी इन दोनों को हल करें, अगर इन्हीं दोनों में से कोई एक टाइप का क्वेश्चन होगा, अगर एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप सोचिए कि पैसेज क्या है, जो राइटर हो, जो ऑथर है, वो क्या एज्यूम किया होगा। अगर इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन है, मैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप सोचिए कि इस पूरे पैसेज का क्या रिजल्ट, क्रक्स क्या है, कंक्लूजन क्या है, उसके बाद क्या भाव निकल रहा है, ऐसे सोचना है आपको। 2 रूल समझ गए? रूल नंबर 3 क्या है, वो एक्सट्रीम केस वाला है। जैसे जीएस में मैंने जो 2023 के पेपर, जो जीएस के थे, उसको डिस्कस किया था, उसमें भी ये रूल्स मैंने आपको समझाया था, बताया था। एक्सट्रीम बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, क्या होता है, पैसेज दे देता है, उसमें जो स्टेटमेंट होगा, किसी स्टेटमेंट एक्सट्रीम वर्ड का जिक्र होगा। तो एक्सट्रीम वर्ड वाले क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं। हमेशा नहीं बोल सकते, 99% केस में गलत होता है। तो अगर एक्सट्रीम वर्ड को पकड़िए, आसानी से उसको छांटिए, आसानी से गलत मारिए, फिर बाकी स्टेटमेंट पर आ जाइए। तो तीसरा रूल है एक्सट्रीम वर्ड वाला। क्या है कि अगर कथन में कुछ एक्सट्रीम वर्ड्स का प्रयोग हुआ है, तो कथन समानता गलत होता है। कुछ एक्सट्रीम वर्ड क्या है, तो आपको देखना है कि कहीं उसमें ओनली का प्रयोग तो नहीं है, ऑल का प्रयोग तो नहीं है, एनी का प्रयोग तो नहीं किया गया, नॉट एनी का प्रयोग तो नहीं किया गया है, मस्ट का कभी कभी प्रयोग होगा, एवरी का प्रयोग होगा, नेसेसरी का प्रयोग हो सकता है, मैंडेटरी का प्रयोग हो सकता है, टोटली का प्रयोग हो सकता है, परमानेंटली का प्रयोग हो सकता है, अल्टीमेटली का प्रयोग हो सकता है, इंटायरली का प्रयोग हो सकता है, ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड। ग्रेटली इन्फ्लुएंस मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित है किसी चीज़ से, तो एक्सट्रीम साउंड कर रहा है। ग्रेटली इम्पैक्टेड, अगर इन चीज़ों का वर्ड का प्रयोग है। नन ऑफ देम। बाइंडिंग आपको बताया था कि प्रोटोकॉल, किसी ट्रीटीज, किसी एजेंडा जो वर्ल्ड लेवल पर होता है, उस सेंस में इसका प्रयोग होता है। अगर किसी कथन में बाइंडिंग का जिक्र है कि ये प्रोटोकॉल सभी देशों पर बाइंडिंग है, तो जनरली वो गलत होता है, तो इसको हम काट के आंसर आगे बढ़ सकते हैं। अगर टू एलिमिनेट का प्रयोग किया गया है, तो भी वो गलत ही माना जाएगा। तो क्या देखना है कि अगर एक्सट्रीम वर्ड का प्रयोग है किसी स्टेटमेंट में, सीसेट के पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन में, तो एक्सट्रीम वर्ड वाले क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं, ज़्यादातर केस में गलत होता है। तो उसको गलत मानिए और आगे बढ़िए। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। तो एक्सट्रीम वर्ड वाला रूल समझ लिए, ये तीसरा रूल था।
चौथा रूल देखते हैं। चौथा रूल भी मैं आपको जीएस में डिस्कस किया था कि इजी और मॉडरेट वाले शब्द अगर किसी कथन में प्रयोग है तो जनरली वो सही होता है, समानता वो सही होता है। तो इजी और मॉडरेट वाले शब्द क्या है कि अगर कथन में कुछ इजी या मॉडरेट लगने वाले शब्द जैसे सम, फ्यू ऑफ देम, वन ऑफ देम, सम ऑफ द, कैन बी का प्रयोग है, मे बी का प्रयोग है, माइट बी का प्रयोग है, कुड बी जैसे वर्ड का प्रयोग है। अगर इन वर्ड्स का प्रयोग है स्टेटमेंट में तो ये इजी और मॉडरेट वाले शब्द हो जाते हैं। और अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग है तो स्टेटमेंट को जनरली इजी और मॉडरेट बना देता है। और संभावना ये रहता है 99% केस में संभावना ये रहता है कि ऐसे स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। तो रूल नंबर चौथा ध्यान में रखना है। टोटल 4 रूल बता दिया। आगे देखते हैं पांचवा रूल। पांचवा रूल क्या है? पांचवा रूल थोड़ा सा नया है, इसको मैंने जीएस में डिस्कस नहीं किया था, यहाँ पे डिस्कस होगा, यहाँ पे यूज हो सकता है। सीसेट के कंप्रहेंशन में क्या होता है, किसी किसी कंप्रहेंशन मैसेज में क्या होता है कि आपको किसी इनिशिएटिव, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, किसी स्कीम के बारे में मैसेज दे देगा और आपको ऑप्शन दे देंगे और बोलेगा कि इसको सोल्व करिए। तो उस चीज़ में क्या रखना है, तो उससे रिलेटेड ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है कि अगर किसी गवर्नमेंट इनिशिएटिव, समानता सरकार की किसी योजना और अधिनियम का लक्ष्य, आपको दो चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपको दो चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर किसी सरकार की योजना की बात कर रहा है और किसी अधिनियम की बात कर रहा है तो आपको दिमाग में रखना है कि चूंकि सरकार का एक योजना है तो योजना काफ़ी ब्रॉड सेंस में, काफ़ी होलिस्टिक वे में बात करेगा, कंप्रहेंसिव अप्रोच हो सकता है। और जो उसका टारगेटेड ग्रुप होगा, तो जो दलित वर्ग है, जो एक तरह से निचले तबके पर है, जो समाज में एक तरह से काफ़ी पिछले पायदान पर है, उसको टारगेट करेगा, जो वंचित लोग है उसको टारगेट करेगा। जनरली स्कीम वगैरह इन्हीं चीज़ को लागू करता है। और स्कीम कभी भी नेगेटिव बातें नहीं कर सकता, नेगेटिव अप्रोच स्कीम का नहीं हो सकता है। तो आपको कुछ कीवर्ड है जिसको उस स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन में देखने हैं, उस कथन में देखना है। अगर ऐसे कीवर्ड का प्रयोग है तो मान के चलिए कि वो स्टेटमेंट सही होगा, जनरली सही हो जाता है। तो क्या है, तो देखिए क्या मैंने बताया कि समानता सरकार के किसी योजना और अधिनियम का लक्ष्य क्या होता है, तो लोगों का अधिकतम कल्याण। अगर किसी स्टेटमेंट में लोगों को कल्याण का जिक्र है तो वो सही हो जाएगा। अगर उसमें कभी विकेंद्रीकरण की बात की जा रही है तो वो सही हो जाएगा। सामूहिक भागीदारी की बात की जा रही है तो सही हो जाएगा। महिला सशक्तिकरण जैसे चीज़ों को एड्रेस कर रहा है वो स्कीम या अधिनियम, तो वो सही हो जाएगा। अगर उसमें सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की बात की जा रही है तो सही होगा। गरीबी उन्मूलन की बात की जा रही है तो सही होगा। अगर इनोवेशन की बात की जा रही है तो सही होगा। आप समझ पा रहे हैं, ये सब चीज़ें कीवर्ड। अगर इन कीवर्ड का किसी स्टेटमेंट में जिक्र है तो जनरली संभावना होता है कि ये स्टेटमेंट काफ़ी प्रोग्रेसिव बात कर रहा है, काफ़ी होलिस्टिक वे में चीज़ों को एड्रेस कर रहा है। तो ऐसे स्टेटमेंट जनरली सही हो जाता है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। समझ गए, सारे वर्ड्स को देख लिया। ट्रिक क्या है कि गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव हमेशा पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव वे में पॉजिटिव चीज़ों को एड्रेस करेगा। उसका कभी भी अप्रोच नैरो, लिमिटेड और बिल्कुल नेगेटिव अप्रोच नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम है, सरकार सभी के लिए होता है। तो सरकार का अप्रोच ही होता है कि सभी लोगों को सामूहिक धारा में, समाज के मुख्य धारा में शामिल किया जाए। तो उसमें जो कीवर्ड होते हैं उनको देखना, उनको पकड़ना है, उनको छांटना है। तो ध्यान में रखना है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव है तो जनरली पॉजिटिव अप्रोच होगा। और पॉजिटिव अप्रोच यूज करके स्टेटमेंट को हम आसानी से छाट देंगे कि जिस स्टेटमेंट में नेगेटिव बातें की जा रही है उसको गलत मानिए, जिससे पॉजिटिव बात दिख रहा है उसको सही मानिए। नैरो आइडिया नहीं होगा, हमेशा ब्रॉड आइडिया होगा। नैरो आइडिया को काट देने हैं, ब्रॉड आइडिया को ही देखने हैं। तो ये रूल नंबर 5 थे। 5 को समझ लिया। 5 वाला जो रूल है ना, जनरली स्कीम इनिशिएटिव वाले केस में अप्लाई होता है कि जनरली वो जो स्कीम होता है, जो अधिनियम होता है, वो हमेशा ब्रॉड सेंस में, हमेशा पॉजिटिव अप्रोच की बात करेगा। नैरो सेंस, लिमिटेड सेंस, नेगेटिव बात नहीं करेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और पॉजिटिव अप्रोच कैसे होगा, पॉजिटिव बात कैसे होगा, अगर उन चीज़ को देखना है तो आपको कीवर्ड पकड़ने हैं कि ऐसे स्टेटमेंट में हो गए लोगों का अधिकतम कल्याण, विकेंद्रीकरण की बात करेगा, भागीदारी की बात करेगा, महिला सशक्तिकरण की बात करेगा, सामाजिक न्याय की बात करेगा, गरीबी उन्मूलन की बात करेगा, नवीनता जैसे चीज़ों को बात करेगा। अगर इन चीज़ों को एड्रेस किया जा रहा है, स्टेटमेंट में जिक्र है, तो जनरली संभावना होता है कि ऐसे स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। तो ये थे रूल नंबर 5। अब हम रूल नंबर 6 में देखते हैं कि वो किससे रिलेटेड है। अब देखिए 6 रूल नंबर क्या है। 6 जो रूल नंबर 6 है वो थोड़ा जनरल अप्रोच है। कभी कभी क्या होता है कि 5 जो पिछले 5 रूल मैंने बताया, पहले इन 5 को अप्लाई करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि जो 4 स्टेटमेंट दिए होते हैं क्वेश्चन पैसेज में, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन में, उसमें क्या होता है कि एक दो स्टेटमेंट मान लीजिए आपने एक्सट्रीम, जो सम वर्ड्स, मॉडरेट वर्ड्स यूज है, उसका प्रयोग करके आपने दो स्टेटमेंट छाड़ दी, जो बच गए दो स्टेटमेंट। तो दोनों स्टेटमेंट आपको मिलते जुलते लग रहे हैं और दोनों स्टेटमेंट लग रहा है कि दोनों सही है, उसमें एक्सट्रीम वर्ड नहीं है, नेगेटिव बात नहीं है, लिमिटेड बात नहीं है, तो आप दोनों को छाट नहीं पा रहे। तो बचे हुए दो स्टेटमेंट को छाटने के लिए आपको थोड़ा पैसेज का हेल्प लेना पड़ेगा उस केस में। लेकिन हम पैसेज पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम किल हो जाएगा। हम क्या करेंगे, दोनों पैसेज में जो कीवर्ड है उसको देखेंगे और उस कीवर्ड को पैसेज से मिलाएंगे। अगर जिस जिस पैसेज जिस
कीवर्ड का पैसेज में जिक्र है, जिस स्टेटमेंट के कीवर्ड का पैसेज में जिक्र है, अगर दोनों मैच कर गया तो जो मैच करने वाला ऑप्शन है वो सही हो जाता है। आप समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ मैं, कि पैसेज में आप कीवर्ड छाटिए, फिर देखिए वो कीवर्ड किस स्टेटमेंट में जिक्र है, जो बचे हुए 2 स्टेटमेंट है, जिसमें वो जिक्र है, मेंशन है, वही सही होगा। संभावना उसी का सही होने का होता है, जो बाकी स्टेटमेंट जो बचे हैं उसकी संभावना गलत हो जाती है। तो रूल नंबर 6 क्या है कि अगर कथन में तथा पैसेज में समान कीवर्ड का प्रयोग किया गया है तो ऐसे कथन के सही होने की संभावना होती है। समझ रहे हैं आप? पैसेज में देखिए पहले कीवर्ड क्या है और ये प्रयोग कब करना है। जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन बनाए, 4 स्टेटमेंट है, उसमें से 2 छाट दिया, 2 नहीं छट पा रहा है, 2 स्टेटमेंट आपको बिल्कुल सही लग रहा है और आप कंफ्यूज हैं कि इस दोनों में से कौन होगा, ज़्यादा एक्यूरेट कौन है। तो ऐसे स्टेटमेंट में छाँटने के लिए आपको कीवर्ड एलिमिनेशन का यूज़ करना है। देखना क्या है कि आप ऊपर-ऊपर से पैसेज पढ़िए, कीवर्ड को देखिए, उसको गोला कर लीजिए, उसको छाँट लीजिए। और उस कीवर्ड को देखें कि बचे हुए 2 स्टेटमेंट में कहाँ ज़िक्र है, कहाँ मेंशन है। जहाँ मेंशन होगा, जिस स्टेटमेंट में उसका ज़िक्र होगा, वही स्टेटमेंट 99% केस में सही होता है। जो बचे हुए स्टेटमेंट है, वो गलत हो जाएँगे। तो ये ट्रिक रूल नंबर 6 कीवर्ड एलिमिनेशन इसको बोलते हैं। ये कीवर्ड को ध्यान में रख के आप एलिमिनेशन को छाँटना पड़ेगा आपको। तो रूल नंबर 6 काफ़ी उपयोगी हो जाता है। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊँगा। ये कीवर्ड ज़्यादातर केस में जो बिल्कुल सटीक बैठ जाता है और इसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है? रूल नंबर 7 है। रूल नंबर 7 भी मैंने आपको जीएस का जो क्वेश्चन डिस्कस किया था, वहाँ पर डिस्कस करके आपको बताया था, यूज़ करके दिखाया था, समझाया भी था। तो रूल नंबर 6 क्या है कि अगर किसी कथन में डेटा, रिपोर्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री, बॉडी, इंस्टीट्यूशन, विंग, संस्था जैसी चीज़ों का जिक्र है, तो जनरली संभावना होता है कि ऐसा स्टेटमेंट गलत ही हो। क्योंकि पैसेज में जिक्र नहीं है, लेकिन उसका जिक्र बॉडी कथन में है। तो पैसेज में जिक्र नहीं है और उसका कथन में जिक्र है, तो बिल्कुल इर्रेलेवेंट स्टेटमेंट हो गया ना। और आपको समझाया था कि जिस चीज़ का वर्णन पैसेज में नहीं है और स्टेटमेंट में जिक्र है, तो ऐसे स्टेटमेंट तो हमें 100% चांस है कि वो गलत ही होगा। तो वही ट्रिक है यहाँ पे कि यदि किसी कथन में किसी डेटा, फैक्ट्स, स्टैट्स, मिनिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, डिपार्टमेंट, विंग, बॉडी का जिक्र है, तो कथन जनरली गलत होते हैं। समझ रहे हैं आप? कि अगर इस स्टेटमेंट में, कथन में, पहले तो देख रहे हैं पैसेज में बॉडी, स्टेट्स, फैक्ट्स, डाटा वगैरह दे नहीं रखा है, लेकिन स्टेटमेंट में डेटा, स्टेट्स, फैक्ट्स, डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, रिपोर्ट, विंग, बॉडी, इंस्टीट्यूशन चीज़ों का जिक्र है, तो ऐसे स्टेटमेंट जनरली गलत होता है क्योंकि इसका कोई तालमेल नहीं है। और मैंने आपको समझाया था ना कि जिस चीज़ का जिक्र पैसेज में नहीं है, उसका जिक्र स्टेटमेंट में है, तो सबसे पहले तो वो गलत हो जाएगा, उसको छाँट के बाकी स्टेटमेंट देखिए और बाकी बचे हुए स्टेटमेंट में आप बचे हुए ट्रिक लगाएंगे। तो ये रूल नंबर 7 थे। टोटल 7 रूल मैंने डिस्कस किया और मोटे तौर पर इन्हीं 7th रूल को अप्लाई करके पैसेज के लगभग 99% पैसेज को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बचे हुए कुछ पैसेज को हल करने में थोड़ा डिफिकल्टी आएगा, उसको पैसेज पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जिस क्वेश्चन में पैसेज को पढ़ना भी पड़ रहा है, वहाँ भी मैं डिस्कस करके बताऊंगा कि वहाँ भी कैसे स्मार्ट तरीके से पैसेज को पढ़ के आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। लाइन बाय लाइन पैसेज पढ़ेंगे, फिर उसको देखेंगे, फिर उसको समझेंगे, फिर क्वेश्चन बनाएंगे, तो इतना टाइम एग्जाम में रहता नहीं है। और एग्ज़ाम का प्रेशर अलग से इतना क्रिएट कर देता है, वहाँ परिस्थितियों को इतना ट्विस्ट बना देता है कि आप पैसेज को आसानी से पढ़ ही नहीं सकते। ऊपर की लाइन पैसेज पढ़ते जाएँगे, ऊपर की लाइन भूलते जाएँगे, नीचे आगे बढ़ते रहेंगे। और जब पैसेज पूरा खत्म हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि पैसेज का मीनिंग्स क्या है, क्रक्स क्या है, मैसेज क्या है। फिर उन चीज़ों को अप्लाई ही नहीं कर पाएँगे। अभी 2-3 साल से जब पैसेज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, वो इतना टफ होता जा रहा है, इंग्लिश इतना प्रयोग इतना क्लिष्ट है और हिंदी जो उनका ट्रांसलेशन होता है, वो तो अलग ही लेवल का होता है। तो आप समझ ही नहीं पाएँगे, भाव को समझ ही नहीं पाएँगे। ऐसे में रास्ता वही बचता है कि आप स्मार्ट तरीके से पैसेज को हल करिए। कभी-कभी पैसेज पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आता है, तो अच्छा है ना कि आप स्टेटमेंट पढ़िए, उसमें से जो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है, जो रूल्स है उसको अप्लाई करिए, जो मेथड्स है उसको यूज़ करिए और आंसर निकाल दीजिए। अगर काम आपका ऐसे बन रहा है आसानी से, तो क्यों इतना मेहनत करें? क्यों ना हम स्मार्ट तरीके से प्रैक्टिस करें? तो इन्हीं चीज़ को डिस्कस करके मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊँगा। मैंने 7 रूल बता दिए, अब मैं इसको थोड़ा समराइज़ेशन कर देता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, कैसे हम इन रूल्स को यूज़ करके क्वेश्चन को आसानी से हल करते हैं। समराइज़ेशन क्या है? मैंने सातों रूल समझा दिया आपको, बता भी दिया। अब देखिए ध्यान में रखना है, सातों रूल्स को कैसे ध्यान रखना है। देखिए जब भी है, सबसे बेस्ट अप्रोच तो होता है कि पैसेज पढ़िए और तब क्वेश्चन बनाइए। लेकिन पैसेज पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं होता है। सब पैसेज पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसेज सोल्व नहीं कर पाएँगे। फिर मैथ, रीज़निंग एक अलग ही लेवल का टफनेस उसमें आता जा रहा है। फिर उसको सोल्व नहीं कर पाएँगे। तो ये तो हमारे कोई काम का नहीं है। पैसेज पढ़ के हम बनाएँगे, इतना टाइम होता ही नहीं है, इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करना है। लेकिन अगर टाइम है तो पैसेज पढ़िए। बेस्ट सूटेबल वे वही होता है कि अगर टाइम है तो पैसेज पढ़ के क्वेश्चन बनाइए, ज़्यादा आसानी होगा। अगर टाइम नहीं है
तो आप छोड़ भी सकते हैं। फिर रूल्स को अप्लाई करके ऑप्शंस के हेल्प के ऑप्शंस को स्मार्ट तरीके से एलिमिनेट करके आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो ठीक है, पैसेज पढ़े, लेकिन अगर पैसेज पढ़ रहे हैं तो हमेशा पैसेज के दायरे में रहिए। जिस चीज़ का पैसेज में जिक्र नहीं है, अगर उसका जिक्र स्टेटमेंट में है तो उसको गलत मानिए। कभी पैसेज के दायरे को, पैसेज की जो बाउंड्री है उसको बाहर नहीं सोचिए। पैसेज में जिसका मेंशन मेंशन नहीं है उसके बारे में थिंकिंग करना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। पैसेज में कोई डेटा का जिक्र नहीं है, किसी मिनिस्ट्री का जिक्र नहीं है, किसी टेक्नोलॉजी का जिक्र नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट में किसी टेक्नोलॉजी का जिक्र कर रहा है, किसी डेटा का जिक्र कर रहा है, किसी रिपोर्ट्स को जिक्र कर रहा है, तो वो तो गलत ही होगा। भले वो स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है कि अभी ये रिपोर्ट आया है, इसका जिक्र है और इसने ये बात कही है, लेकिन वो पैसेज में चूंकि उसका जिक्र नहीं है, वो पैसेज के बाहर की बात है, तो वो पैसेज की बाहर की बात होगी, तो पैसेज से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में वो स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आपको छाट के आगे बढ़ना है, ठीक है। पैसे, हाँ, देख लिए, पैसेज के दायरे में रह लिए। फिर आप आएंगे कथन पे। कथन में दो चीज होगा। अब कथन में यूज करके हम कैसे छाटेंगे? एक हो सकता है कि पैसे कथन गलत होगा, दूसरा हो सकता है कि कथन सही होगा। गलत कौन होगा? अगर कोई स्टेटमेंट गलत हो रहा है तो उनमें किन चीज़ों को दिमाग में रखना है आपको? जो मैंने सारे रूल्स बताए ना, उसी को समराइज कर रहा हूँ। पहला आप दिमाग में रखिए कि कहीं किसी स्टेटमेंट में एक्सट्रीम वर्ड का तो प्रयोग नहीं है। अगर एक्सट्रीम वर्ड का प्रयोग है तो स्टेटमेंट गलत होगा। पहला रूल यही हो गया। दूसरा आपको देखना है कि कहीं ये जो स्टेटमेंट है वो निगेटिव बातें तो नहीं कर रहा है। काफ़ी नेगेटिव, काफ़ी डिप्रेसिंग बातें, काफ़ी बिल्कुल घटिया बात तो नहीं कर रहा है। अगर इन चीज़ों का प्रयोग किया गया है तो स्टेटमेंट गलत ही होगा। दूसरा देखना है कि कहीं उनको स्टेटमेंट पढ़ने के बाद कहीं नैरो सेंस तो नहीं निकल रहा है, बहुत ही छोटे लेवल की बात तो नहीं कर रहा, बहुत ही स्पेसिफिक बात तो नहीं कर रहा, किसी एक आध चीज़ों को ही टारगेट किया है, बाकी चीज़ों को छोड़ रहा है। अगर इस तरह का स्टेटमेंट है तो वो गलत होगा, ठीक है। उसमें से फिर आपको देखना है अगला कि बहुत लिमिटेड स्कोप उससे निकलता होगा अगर किसी स्टेटमेंट से। तो ये चार चीज़ें आपको दिमाग में रखना है कि कोई भी स्टेटमेंट गलत कौन होगा, तो इन चारों चीज़ को देखिएगा। कहीं उसमें एक्सट्रीम का प्रयोग तो नहीं है, कहीं नेगेटिव बातें तो नहीं कर रहा है, कहीं नैरो अप्रोच, नैरो सेंस की बात तो नहीं है, कहीं उसमें लिमिटेड स्कोप तो नहीं दिख रहा है। अगर इन चार चीज़ को उसमें दिख रहा है, मेनली जो मोटे तौर पर दिखाई पड़ता है, अगर ये चार चीज़ दिख रहे हैं तो स्टेटमेंट गलत होगा। कौन सा स्टेटमेंट सही होगा तो उसको देखना है। आप देखिए, पहले आपको सबसे पहले आपको देखना है कि सम और इजी वर्ड को पकड़िए। सम और इजी वर्ड्स कौन है? मॉडरेट और इजी वर्ड्स कौन है? जैसे सम है, कैन बी, माइट बी, मे बी, वुड बी, कुड बी। अगर इन वर्ड्स का प्रयोग है, वन ऑफ देम, फ्यू ऑफ देम, मोर देन, अगर इन चीज़ों का प्रयोग है तो ऐसे स्टेटमेंट जनरली सही होते हैं, 99% केस में सही होते हैं। जीएस में तो हर जगह अप्लाई होता है, यहाँ भी अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कैसे आप उन कीवर्ड को पकड़ के स्टेटमेंट को सही कर सकते थे। तो पहला है कि सम वर्ड को देखिए। दूसरा ट्रिक बन जाता है कि आप उसमें कीवर्ड देखिए। कीवर्ड कौन सा कीवर्ड देखना है? तो जो पैसेज में कीवर्ड है वही कीवर्ड अगर किसी स्टेटमेंट में जिक्र है तो उस स्टेटमेंट की सही होने की संभावना 99% बढ़ जाती है, वो लगभग लगभग सही हो जाता है। तो कीवर्ड एलिमिनेशन दूसरा ट्रिक है कि कीवर्ड को पकड़िए। कीवर्ड अगर किसी में जिक्र है तो ऐसे स्टेटमेंट सही ही होते हैं, तो सही होके मान के आगे बढ़िए। आगे आपको देखना है कि कोई स्टेटमेंट में ब्रॉड सेंस की बात तो नहीं कर रहा है। अगर स्टेटमेंट में ब्रॉड सेंस दिख रहा है तो वैसे स्टेटमेंट सही होगा। अगर होलिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच होलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहा है तो ऐसे स्टेटमेंट सही होगा। तो चार चीज़ नेगेटिव में ध्यान में रखना है कि एक्सट्रीम, नेगेटिव, नैरो, लिमिटेड सेंस, लिमिटेड स्कोप की बात होगा तो ऐसे स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। जो सही वाले स्टेटमेंट होंगे उनमें दिमाग में रखना है आपको कि कहीं उसमें कुछ इजी और मॉडरेट वर्ड का प्रयोग तो नहीं किया है। कीवर्ड को देखना है आपको, फिर ब्रॉड सेंस तो नहीं निकल रहा है। अगर होलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहा है तो ऐसे स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, ठीक है। तो ये उसका पूरा समराइजेशन था। मैंने 7 रूल बता दिए, सातों रूल को समराइज करके आपको समझा दिया। अब इन्हीं रूल्स को अप्लाई करके एक एक पैसेज को डिस्कस करके आपको बताऊंगा कि कैसे कम टाइम में, कभी कभी बिना पैसेज पढ़े, लगभग 27 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इन्हीं 7 रूल्स को, कॉमन सेंस को, थोड़ा सा रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी को अप्रोच करके, यूज करके आपको एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करके बताऊंगा और दिखाता हूँ कि कैसे उसको आसानी से हल कर सकते थे आप। बात है, देखिए यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा which one of the following statements best reflects the crucial message। क्रूशियल मैसेज देखना है। देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन, एक मैसेज बेस्ड क्वेश्चन, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन। जो एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको देखना है कि जो राइटर है, जो ऑथर है, वो क्या एज्यूम करके पैसेज लिख रहा है। तो ये पैसेज से पहले की बात हो जाती है कि क्या एज्यूम किया फिर पैसेज लिखा। जो मैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है कि पहले जो ऑथर है, राइटर है, वो पहले पैसेज लिख दिया, फिर देखता है कि उसमें से क्या मैसेज निकल रहा है, तो पैसेज की बात की चीज़ होती है। तो दोनों डिफरेंस है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि क्रक्स क्या है, मैसेज क्या है।
मोस्ट क्रूशियल मैसेज कन्वे बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। मतलब मैसेज को पकड़ना है कि क्या पैसे से मैसेज निकल रहा है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, कह रहा बिजनेसेस दैट कॉज एमिशन में नीड टू क्लोज डाउन और पे फॉर पोल्यूशन इन फ्यूचर। देख रहे हैं, पे क्लोज डाउन काफी निगेटिव बात नहीं हो गया, बात हो गया। कह रहा है कि जो जिस बिजनेस से एमिशन निकल रहा है उसको बंद करने की बात इसमें की जा रही है। बंद करना संभव नहीं है क्योंकि लगभग लगभग सभी बिजनेस से कुछ ना कुछ एमिशन तो निकलता ही है। करना है क्या है, उसको रेगुलेट करना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। बंद करना काफी निगेटिव बात हो गया, काफी लिमिटेड, काफी निगेटिव सेंस इससे निकल रहा है। और मैंने बताया था, आपको लिस्ट बनाया था कि जहां से जिस स्टेटमेंट में निगेटिव बात की जा रही है वैसे स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ये तो गलत हो गया। अगला है कि द ओनली, देख रहे हैं ओनली एक्सट्रीम हो गया। देख रहे हैं द ओनली है, ये एक्सट्रीम वर्ड हो गया ना। द ओनली सोल्यूशन इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड टू द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। ओनली सोल्यूशन ना, ओनली सोल्यूशन बोल रहा है कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ही हो। नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी गलत हो गया, काफी एक्सट्रीम बात कर रहा है। फिर कह रहा है कि वेटिंग टू डील विद कार्बन एमिशंस अंटिल टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स इज नॉट ए वाइज डिसीजन। कुछ पता नहीं चल रहा है। कह रहा है वेटिंग टू डील विद कार्बन एमिशन अंटिल टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स इज नॉट ए वाइज स्ट्रेटेजी। कह रहा है जब तक टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगा तब तक वेट करना कार्बन एमिशन से लड़ने के लिए एक बुद्धिमानी वाला कदम नहीं है। तो इसको थोड़ा होल्ड करते हैं, इसे कुछ मिल नहीं रहा है। आगे देखते हैं। कह रहा है सिंस फ्यूचर टेक्नोलॉजी इज चेंज इज अनसर्टेन, ठीक है, न्यू इंडस्ट्री शुड बी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। देख रहे हैं शुड बी और अभी आपको बताया था कि शुड बी, मस्ट बी, ऐसे स्टेटमेंट काफी एक्सट्रीम हो जाता है और ऊपर से एक्सट्रीम तो है ही। दूसरा ये भी कह रहा है कि चूंकि फ्यूचर टेक्नोलॉजी का जो प्रोग्रेस है वो काफी अनसर्टेन है, नए इंडस्ट्री को रिन्यूएबल एनर्जी पर ही बेस्ड होना चाहिए। ये भी काफी एक्सट्रीम हो गया, काफी लिमिटेड अप्रोच की बात कर रहा है, इसीलिए ये गलत हो गया। तो आंसर यही बच गया, सी, केवल सी बच गया। तो आंसर क्या हो गया, सी। अब समझ पा रहे हैं? देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में मैंने पैसेज पढ़ा ही नहीं, बिना पैसेज पढ़े ही क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर दिया। पैसेज में क्या लिखा है नहीं लिखा है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर दो स्टेटमेंट बच जाते, जैसे तीन स्टेटमेंट तो एक्सट्रीम केस को पकड़ के आसानी से छट गया, तो एक ही आंसर बच जाता है, सी। अगर मान लीजिए दो स्टेटमेंट नहीं छट पा रहा, केवल दो ही बच रहा है, तो उस दो में तब पैसेज की हेल्प यूज करना पड़ता हमको। लेकिन उसमें भी कुछ ट्रिक्स होते हैं, मैंने बताया ना, कीवर्ड एलिमिनेशन होते हैं। कीवर्ड को ही पकड़ के हम पैसेज पढ़ेंगे, लेकिन कीवर्ड देखेंगे और उस कीवर्ड को छाट के आंसर निकाल लेंगे हम। तो ये अप्रोच होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन काफी आसान था, अच्छे से हो गया। अगला देखते हैं। कह रहा है which one of the following statements best implies the most rational assumption assumption बेस्ड क्वेश्चन है। और assumption बेस्ड क्वेश्चन में आपको बताया था कि दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है कि राइटर जो है, जो ऑथर है, वो क्या सोच के तब पैसेज लिख रहा है। पहले थिंकिंग कर रहा है, पहले सोच रहा है, पहले उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, फिर उसी चीज को वो पैसेज में डाल रहा है। तो ये अप्रोच से आपको देखना है। कह रहा है कि which one of the following statements best implies that the most rational assumption that can be made from the passage। ठीक है, देखते हैं क्या assumption हो सकता है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि we are likely to spend more money on cure than prevention। देखिए, मोर मनी की बात कर रहा है और मोर मनी को ज्यादा इन्वेस्ट करना है किस पर, तो क्योर पर, प्रिवेंशन की अपेक्षा। ये भी काफी एक्सट्रीम लग रहा है आपको। देखिए पढ़िए, कह रहा है कि वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर क्योर पर ज़्यादा पैसा स्पेंड करेंगे तो प्रिवेंशन छूट जाएगा। और अभी जो भारत में जो स्ट्रेटजी है, दोनों पर इक्वल वेटेज दिया जा रहा है, किसी चीज़ को ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि क्योर के साथ साथ प्रिवेंशन भी जरूरी है। दोनों चीज़ को देखना है, केवल क्योर तो कर ही नहीं सकते। तो अल्टीमेटली स्ट्रेटजी बचता कि प्रिवेंशन जितना कर सके हैं उस पर ज़्यादा फोकस करिए। और इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, काफ़ी एक्सट्रीम हो गया, तो ये गलत हो गया। बोल भी रहा है मोर मनी, हो गया ना, मोर मनी नहीं, इक्वल फोकस होना चाहिए, काफी एक्सट्रीम हो गया। अब अगला देख रहे हैं। कह रहा है इट इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू सॉल्व आवर इन्वायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। देख रहे हैं, ये भी काफी लिमिटेड स्कोप की बात कर रहा है। कह रहा है कि केवल इट इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू सॉल्व आवर इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। कह रहा है कि सरकार का काम है कि पर्यावरण की समस्या और स्वास्थ्य रिलेटेड इश्यूज को देखना। नहीं, पर सरकार का काम नहीं है, सभी लोगों का काम है। उसमें प्राइवेट सेक्टर भी होनी चाहिए, जनताओं की भूमिका होनी चाहिए, और भी जो कि स्टेक होल्डर है, सभी को साथ लेके, एनजीओ वगैरह सभी को साथ लेके इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज और पब्लिक हेल्थ अप्रोच दोनों को डिस्कस करना है, दोनों को देखना है। इसलिए ये लिमिटेड स्कोप की बात कर रहा है, इसलिए गलत हो गया। आगे देखते हैं। करा हेल्थ कैन बी, देखिए आपको मैंने बताया था कि इजी और मॉडरेट वाले शब्द जहाँ प्रयोग होते हैं उसकी संभावना होती है सही होने की।
तो हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स गो ऑन अटेस्ट। इसे कुछ पता नहीं चला है, तो इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं, आगे देखते हैं। कह रहा है लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज लीड टू सम अनहेल्दी वेज ऑफ लिविंग। देखिए एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है और आपको सी और डी में पता नहीं चला है कि कौन सा सही होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऐसे दो स्टेटमेंट बच जा रहे हैं और दोनों में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जो दो बचे हैं दोनों सही टाइप के लग रहे हैं, तो कीवर्ड एलिमिनेशन भी आपको देखना चाहिए, उसके लिए पैसेज हेल्प करना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, हम यहाँ पैसेज भी नहीं यूज़ करेंगे, दो स्टेटमेंट बच गया उसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा हम और दिमाग लगाते हैं। और अभी आपको मैंने बताया था कि जहाँ ईजी और मॉडरेट वर्ड का प्रयोग होता है उसकी संभावना 99% होती है सही होने की, तो हम क्यों नहीं यहाँ पर ईजी और मॉडरेट वर्ड वाला यूज ट्रिक को रूल को अप्लाई करें। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ भी लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज की बात कर रहा है। और ऐसा है नहीं कि ट्रेडिशनल जो यहाँ पर लाइफ स्टाइल है उसका एक तरह से बहुत लॉस हो रहा है, वो भी नहीं है। वो एक तरह से एजम्पशन है, पर एजम्पशन भी काफ़ी ब्रॉड नहीं है, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक नहीं है, बहुत ही नेगेटिव नैरो सेंस में है, तो इसीलिए चौथा गलत हो गया। तीसरा सही है, तीसरा इसलिए भी सही है, एक तो कैन बी का प्रयोग है, तो ये इजी और मॉडरेट वर्ड हो गया, और इजी मॉडरेट वर्ड जहाँ प्रयोग होता है वो सही होता है, और इसीलिए इसकी संभावना ज़्यादा है सही होने की। चौथा इसलिए गलत हो गया ना क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सेंस, बहुत ही नैरो अप्रोच, बहुत ही होलिस्टिक वे में बात ही नहीं कर रहा है, बहुत स्पेसिफिक बात कर रहा है, जनरल सेंस में बात नहीं कर रहा है, इसलिए डी गलत हो गया, सी सही हो गया। ठीक है। देख रहे इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने के लिए पैसेज अभी तक नहीं पढ़ा हूँ, हालांकि पैसेज पढ़ने की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन वहाँ पे कैन बी मॉडरेट वाले शब्दों को प्रयोग करके आपने आसानी से छांट दिया और थोड़ा सा रिस्क लेके आगे बढ़ा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हो सकता है कि आपका सही गलत हो जाए, ठीक है, मैं मानता हूँ कि गलत होने की संभावना भी हो सकती है, पर ऐसे केस में 1-8% है, 2-3% चांस है, 99% केस में, 97% केस में ये सही होता है। तो क्यों नहीं, हम एक आध क्वेश्चन गलत भी हो रहा है, ज़्यादातर क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो पैसेज बिना पढ़े क्यों नहीं टाइम बचाएं, उस टाइम का हम मैथ रीजनिंग में अप्लाई करें, जहाँ पर अगर क्वेश्चन आप सही कर देंगे तो 100% चांस होता है कि क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि बनेगा तभी सही होगा, नहीं बनेगा तो आप कुछ भी आंसर करेंगे तो गलत ही होगा ना। तो मैथ रीजनिंग में तो 100% एक्यूरेसी होती है, यहाँ पर एक्यूरेसी थोड़ा सा डिफर करता है, इसलिए पैसेज पढ़ने के बाद भी आप सही कर देंगे ये भी गारंटी नहीं है। तो क्यों नहीं बिना पढ़े स्मार्ट तरीके से रूल्स वगैरह अप्लाई करके उसको हेल्प लीजिए, आगे बढ़िए। और इसमें देखा ना आसानी से आप क्वेश्चन को हल कर दिए और आंसर इसका सी आ गया। अब हम आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यह है क्वेश्चन, नया क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स ऑफ द मैसेज। क्रक्स मतलब वही मैसेज बेस्ड क्वेश्चन है कि इस मैसेज का मैसेज क्या है उसको देखना है। ठीक है, तब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि द स्कीम ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुड बी इम्प्लीमेंटेड वर्ल्ड वाइड एज ए वे ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन। देखिए शुड बी, तो एक शुड बी एक्सट्रीम हो गया, लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना है कि शुड बी यहाँ है, यहाँ मस्ट है, यहाँ भी शुड बी है, और देख रहे हैं यहाँ भी मस्ट है। तो देख रहे शुड बी वाला जो ट्रिक होता है, जो एक्सट्रीम केस होता है, यहाँ पर वो काम नहीं करेगा क्योंकि चारों स्टेटमेंट में शुड बी मस्ट बी का प्रयोग है, तो ये ट्रिक यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो इसको आगे बढ़ के आगे चीज को मतलब दिमाग में लगाना कि और क्या इसमें यूज हो सकता है। तो हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं कि कहाँ पर एक्सट्रीम सेंस बनता है। तो स्टेटमेंट क्या है कि द स्कीम ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुड बी इम्प्लीमेंटेड वर्ल्ड वाइड एज ए वे ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन। देखिए वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा है, ये काफी एक्सट्रीम हो गया। आपको पता है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम भारत में लाने की बात कही जा रही थी, लेकिन भारत जैसा देश जो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इतना सक्षम होने के बावजूद पूरे देश लेवल पर सभी लोगों के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं लागू कर पा रहा है। तो वैश्विक स्तर पर जो इतने गरीब जैसे देश है, अफ्रीका जैसे देश है, जो एशिया में भी और देश है जो काफ़ी, इंडोनेशिया वगैरह सब जो रिसोर्सेज उतने अच्छे नहीं, श्रीलंका जैसे देश है, पाकिस्तान जैसे देश है, तो ये वैश्विक स्तर पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू हो ही नहीं सकता, क्योंकि काफ़ी एक्सट्रीम, काफ़ी इम्पॉसिबल जैसे बातें यहाँ पर दिख रहा है। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा पढ़ते हैं, वी मस्ट प्लेस फूड वेस्ट न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ आवर पॉलिसी डिबेट। फूड वेस्ट न्यूट्रिशन को बात कर रहा है कि पॉलिसी डिबेट में सेंटर पे रखना है, तो इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं, आगे देखते हैं। न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फूड शुड बी इम्प्रूव्ड बाय क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने की बात कर रहा है, उसको डेवलप करने की बात कही जा रही है, और उसे न्यूट्रिशन स्टेटस को बढ़ाने की बात कही जा रही है। देख रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को टारगेट करने की बात कर रहा है, केवल एक ही चीज़ को टारगेट कर रहा है, और एक ही चीज़ को टारगेट कर रहा है। तो आपको मैंने बताया था कि जिस स्टेटमेंट में लिमिटेड स्कोप दिखा हो, काफ़ी नैरो सेंस दिख रहा है, तो ऐसे स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो इसलिए ये गलत हो गया।
और दूसरा रीजन इसलिए इस वजह से भी ये गलत हो गया क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अभी भारत में एक तरह से पायलट तौर पर है, प्रायोगिक स्तर पर है, उसको कमर्शियल कल्टीवेशन की अनुमति अभी तक नहीं मिली है। तो उस चीज़ को आगे बढ़ा के न्यूट्रिशनल स्टेटस आप फूड में बढ़ाना चाहते हैं, ये काफ़ी एक तरह से दूर की कड़ी लगती है, अभी वो लागू नहीं कर सकते। तो हमारा जनरल स्टडी का जो कॉमन सेंस है वहाँ भी यूज हो रहा है, और इस लिहाज से भी देखें तो केवल जीएम क्रॉप के यूज करके हम न्यूट्रिशनल स्टेटस बढ़ा देंगे फल में, तो ऐसा संभव नहीं है, इसलिए सी गलत हो गया। अगला है कि यूजिंग मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी वी मस्ट फोर्टिफाई फूड आइटम्स विथ रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स। देखिए ये भी आपको थोड़ा सा लग रहा है कि इसमें एक्सट्रीम जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए ये भी सही हो सकता है। देखिए ए और सी गलत है, ये 100% श्योर है। बी और डी में कन्फ्यूजन है आपको। तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि अगर बाकी जो दो स्टेटमेंट जो बचे हुए हैं उसमें देखते हैं कि किन में ज़्यादा प्रोग्रेसिव, ज़्यादा पॉजिटिव, ज़्यादा होलिस्टिक वे में बातों को कवर कर रहा है या बात को टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसे स्टेटमेंट ज़्यादातर सही हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ को देखेंगे। कह रहा वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ आवर पॉलिसी डिबेट। देख रहे हैं, और ये कह रहा है यूजिंग फूड मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज। देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, केवल स्पेसिफिक बातें कर रहा है, केवल एक ही चीज़ की बात कर रहा है। और जो पहला वाला स्टेटमेंट था बी वाला जो है उसमें पॉलिसी की बात कर रहा है, नीति निर्माण की बात कर रहा है। और नीति निर्माण में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को टारगेट करके आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, चीज़ों को प्रबंधित कर सकते हैं। इसीलिए बी सही हो गया, डी गलत हो गया। डी इसलिए गलत हो गया क्योंकि बी की अपेक्षा डी में काफ़ी नैरो सेंस दिखता है, काफ़ी लिमिटेड अप्रोच दिख रहा है, केवल टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है वो। जबकि बी में पॉलिसी लेवल की बात कर रहा है, पॉलिसी लेवल में हर चीज़ को टारगेट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी तो एक छोटा सा उसका पक्ष है। इसलिए बी सही हो गया, डी गलत हो गया। आगे देखते हैं। कह रहा है which one of the following statements best reflect the most logical and rational message conveyed by the author of the passage। ठीक है, मैसेज की बात कर रहा है, यानी पैसेज के पढ़ने के बाद क्या मैसेज निकला, क्या संदेश निकला, उसको देखना है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कह रहा है एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन रिस्पॉन्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल ऑफ गवर्नमेंट। देख रहे, बेसिकली बात कर रहा है। कह रहा है क्लाइमेट चेंज से डील करना, उसको मिटिगेट करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर क्लाइमेट चेंज से डील करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सभी लोगों की जिम्मेदारी है। उसमें प्राइवेट सेक्टर की भी जिम्मेदारी आती है, जो एनजीओज वगैरह है उसकी जिम्मेदारी आती है, आम नागरिक की भी जिम्मेदारी है, और सरकार की जिम्मेदारी तो है ही। इसलिए ये काफ़ी लिमिटेड अप्रोच इसमें दिख रहा है, लिमिटेड अप्रोच दिख रहा है, इसीलिए बी गलत हो गया। अगला देखते हैं। क्लाइमेट चेंज कॉज ए चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग लैंड यूज पैटर्न्स इन द कंट्री। ठीक है, मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से गवर्नमेंट ने लैंड यूज जो पैटर्न भारत में दिख रहा है उसकी वजह से अपनी पॉलिसी में भी चेंज किया है। तो ये स्टेटमेंट लग रहा है कि सही हो सकता है, इसको होल्ड करते हैं। आगे देखते हैं। कह रहा है रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम फॉर टेकिंग एडेप्टेशन डिसीजन। रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर, कह रहा है कि फार्मर के रिस्क परसेप्शन जो खतरा है उसके बारे में उसको मोटिवेट करके आप किसानों को जो क्लाइमेट चेंज अनुकूलन की जो नीति होती है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये भी इसमें कुछ गलत बात नहीं लग रहा है, तो इसीलिए इसको होल्ड करते हैं। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। डी कह रहा है कि सिंस मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल। देख रहे हैं, कह रहा है सिंस मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल गवर्नमेंट शुड कम अप विथ पॉलिसीज फॉर क्विक रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। देख रहे हैं, पहला जो यहाँ पर है कि सिंस मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल, ये काफी एक्सट्रीम हो गया, काफी एक्सट्रीम सेंस की बात कर रहा है, इसलिए डी गलत हो गया। ऐसा नहीं है, मिटिगेशन तो हो ही सकता है, और मिटिगेशन हो सकता है उसी चीज को एड्रेस करने के लिए तो सरकार इतनी रणनीति बनाता है। अगर मिटिगेशन पॉलिसी पॉसिबल ही नहीं होता तो फिर इतना तिकड़मबाजी क्यों होती, या इतना मीटिंग वगैरह क्यों होता, इसीलिए डी गलत हो गया। अब बच गया बी और सी, और बी और सी मैंने बताया था कि अगर आप किसी दो स्टेटमेंट छाट दे रहे हो और दो स्टेटमेंट नहीं छाट रहे हैं, तो आप पहले देखिए कि इसमें ज़्यादा प्रोग्रेसिव, ज़्यादा होलिस्टिक वे में बात कर रहा है, और जिसमें ज़्यादा पॉजिटिव, ज़्यादा प्रोग्रेसिव बात कर रहा है वही स्टेटमेंट सही होगा। अगर वो भी फेल कर जा रहा है तो आपको कीवर्ड एलिमिनेशन देखना है कि आप देखिए जो पैसेज में कीवर्ड है और जो स्टेटमेंट में कीवर्ड है किसमें मैच कर रहा है, जिसमें मैच कर जाएगा वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको हल करने के लिए थोड़ा सा आपको पैसेज का हेल्प लेना पड़ेगा। अब देखें, अब मैं पढ़ता हूँ। कह रहा है इन इंडिया, पैसेज भी पढ़ना। अब यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप पैसेज को स्मार्ट तरीके से कम टाइम में पढ़ के क्वेश्चन को हल कर सकते थे। पैसेज लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़िए, जो कीवर्ड है उसको देखना है, बस कीवर्ड को पकड़ना है। इसमें क्या है, क्लाइमेट चेंज कॉजेज ए चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात कर रहा है, इसका कीवर्ड गवर्नमेंट पॉलिसी है।
रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम फॉर टेकिंग एडेप्टेशन डिसीजन। यहाँ पर एडेप्टेशन डिसीजन इसका कीवर्ड है। तो जिसमें एडेप्टेशन डिसीजन हो या गवर्नमेंट पॉलिसीज हो, दोनों में से कोई दिखेगा वो सही हो जाएगा। In India, majority for farmers are marginalized and small, less educated and possessing low adaptive capabilities। देख रहा है, adaptive capabilities की बात कर रहा है to climate change। ये कीवर्ड हो गया। ये कीवर्ड वही कीवर्ड है जो हमारे स्टेटमेंट से मैच कर रहा, और एडेप्टिव कैपेबिलिटीज, एडेप्टेशन डिसीजन इसी से मैच कर रहा, इसीलिए सी सही हो गया, डी गलत हो गया। देख रहे हैं, पैसेज हमने यहीं तक पढ़ा और आंसर आ गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पैसेज में ढूंढ क्या रहे थे, कीवर्ड। कीवर्ड ढूंढ रहे थे, पैसे से क्या मैसेज निकल रहा है नहीं निकल रहा उसको देखना ही नहीं मेरे को। कीवर्ड एलिमिनेशन का यूज हुआ इसमें, कीवर्ड का प्रयोग करके देख रहे थे, और कीवर्ड जिसमें प्रयोग था, जिसमें मैच कर गया, वही सही हो गया आंसर। इसलिए इसका आंसर क्या है, सी। ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने 4 क्वेश्चन डिस्कस किया, और 4 में से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें पैसेज का हेल्प मैंने लिया ही नहीं। एक क्वेश्चन में पैसेज का हेल्प लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि कीवर्ड छांटने थे, वहां भी मैंने पैसेज पढ़ने का काम नहीं किया, बल्कि कीवर्ड को मैच कराने के लिए पैसेज पढ़ा, और जिसमें कीवर्ड मैच हो गया जिस स्टेटमेंट से, वहां आंसर आ गया। इसलिए इसको कीवर्ड एलिमिनेशन बोलते हैं। जब कभी भी आपको 4 में से 2 स्टेटमेंट इजिली छट जाए, 2 स्टेटमेंट नहीं छट रहा है, तो उन 2 स्टेटमेंट जो बचे हुए स्टेटमेंट उनको छाटने के लिए आप कीवर्ड को पकड़िए। कीवर्ड को पकड़ के आप आसानी से आंसर को छाट सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि which one of the following statements best reflect the most logical and rational implication conveyed by the passage। स्टेटमेंट क्या है कि arbitrary curbs on vehicle to reduce pollution are difficult to implement। देखिए डिफिकल्ट कर रहा है, बहुत मुश्किल सेंस में बात कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, डिफिकल्ट नहीं हो सकता। आर्बिट्री करब तो बहुत एक तरह से लोगों को देखने वाली बात हो सकती है, और सरकार के पास इतनी जैसा टेक्नोलॉजी है, वो क्यों नहीं उसको लागू कर सकता है। डिफिकल्ट जैसा कोई चीज़ नहीं है, तो चूंकि डिफिकल्ट यहाँ पर एक्सट्रीम हो गया, तो इसीलिए ये गलत हो गया। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। कह रहा है नी जर्क रिएक्शंस कैन नॉट सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन। देखिए कैन नॉट जो है एक्सट्रीम हो गया, लेकिन ये अगर यहीं तक खत्म हो जाता है, कह रहा है कि नी जर्क रिएक्शन कैन नॉट सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, तो एक्सट्रीम साउंड पैदा करता है। पर इसमें बट जोड़ दिया है, और आपको बताया था कि बट जहां पर जुड़ गया, तो ऐसे स्टेटमेंट दोनों को कनेक्ट करता है। एक अगर गलत भी होगा तो आगे वाला उसको चीज को कवर करके सही कर देता है, और इसीलिए ऐसे स्टेटमेंट जनरली सही होते हैं। मैं देखता हूँ क्या है आगे। कह रहा बट इन एविडेंस बेस्ड अप्रोच विल बी मोर इफेक्टिव। देख रहे हैं, मोर इफेक्टिव मतलब बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत ही पॉजिटिव वे में बात कर रहा है, और संभावना है कि ये सही हो सकता है, लेकिन इसको मैं होल्ड करता हूँ, आगे पढ़ता हूँ। कह रहा है हेवी पेनल्टी शुड बी इन्फोर्स्ड ऑन दोज ड्राइविंग विदाउट पीरियोडिक पोल्यूशन टेस्ट्स। देख रहे हैं हेवी पोल्यूशन, ये तो काफी एक्सट्रीम हो गया। एक तो शुड बी का प्रयोग है, इस वजह से एक्सट्रीम हो गया। दूसरा हेवी पेनल्टी की बात कर रहा है, मतलब जो गाड़ी पोल्यूशन टेस्ट को लेकर नहीं चल रही है, उस पर हेवी पेनल्टी को लगाना चाहिए। हेवी पेनल्टी अगर लगा देंगे तो बहुत एक्सट्रीम सेंस हो जाएगा, बहुत ही एक्सट्रीम बातें कर रहा है। हेवी कितना हेवी हो सकता है, बहुत कुछ भी हो सकता है, इसीलिए ये एक्सट्रीम की वजह से गलत हो गया। अब आगे है, कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ लॉज टू डील विथ the problems of pollution, the administration tends to make arbitrary decision। देखिए इसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, तो इसको भी होल्ड पे रखते हैं। अब देखिए बी है और डी है, और आपको आंसर निकालने हैं, और आपको मैंने बताया है कि जब भी 2 स्टेटमेंट में कंफ्यूजन हो, तो पहला ट्रिक सबसे पहले देखना है कि उसमें पॉजिटिव अप्रोच, प्रोग्रेसिव बात किसमें है, कंप्रहेंसिव बात किसमें किया गया है। जिसमें वो चीज़ आपको दिख रहा है वैसे स्टेटमेंट सही होगा, जिसमें लिमिटेड, काफ़ी नैरो, काफ़ी लिमिटेड सेंस, काफ़ी निगेटिव बात दिख रहा है, वैसे स्टेटमेंट गलत हो सकता है, या गलत हो जाता है। तो बी और डी देखते हैं। इसमें कह रहा है कि नी जर्क रिएक्शन कैन नॉट सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, यहाँ तक तो काफ़ी एक्सट्रीम था, लेकिन इसने बट जोड़ के एक्सट्रीम को काफ़ी हल्का बना दिया, काफ़ी प्रोग्रेसिव बना दिया। और क्या जोड़ा है कि बट एन एविडेंस बेस्ड, देख रहे हैं एविडेंस बेस्ड की बात कर रहा है, अप्रोच विल बी मोर इफेक्टिव, इफेक्टिवनेस की बात कर रहा है, और इसीलिए ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। डी देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ लॉस टू डील विद प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशन, द एडमिनिस्ट्रेशन टेंड टू मेक आर्बिट्री डिसीजन। कह रहा है कि पोल्यूशन से लड़ने के लिए जो कानून है, अगर उस वो नहीं है, तो सरकार काफ़ी आर्बिट्री तरीके से डिसीजन लेती है। ये बहुत कहीं कहीं हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर ये लिखा रखता ना कि एडमिनिस्ट्रेशन टेंड टू मेक, या एडमिनिस्ट्रेशन टेंड्स कैन टू मेक या मे टू मेक कुछ होता, तो समझ में आता, लेकिन यहाँ पर बहुत एक्सट्रीम सेंस की बात कर रहा है, एक्सट्रीम वे में बात कर रहा है, इसीलिए ये डी गलत हो गया, तो बच गया बी। देख रहा है, इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने के लिए आपको पैसेज नहीं पढ़ना पड़ा, आसानी से केवल ऑप्शंस को छाट के आंसर निकाल दिए।
और ऑप्शन छाँटना बहुत आसानी है। पैसेज वाले क्वेश्चन में ऑप्शन छाँटने के लिए थोड़ा-सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे 7 रूल को एक ही साथ दिमाग में रख के अप्लाई करना है। एक-एक रूल वहाँ पे अप्लाई नहीं होता, बल्कि मल्टीपल रूल्स एक ही क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं। इसलिए थोड़ा-सा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, और एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आसानी से केवल वर्ड वगैरह पकड़ेंगे, देखेंगे, आसानी से छँट जाएगा। फिर आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा, बल्कि 10 से 15 मिनट में आप पूरे 27 पैसेज आसानी से कर लेंगे। केवल ऑप्शंस पढ़ने में जितना टाइम लगेगा, उतना टाइम देना है। तो बाकी टाइम जो आपका पैसेज में सेशन में बचेगा, वो टाइम आप मैथ और रीजनिंग में दे सकते हैं। क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो क्यों ना हम इस अप्रोच को आगे बढ़ाएँ? क्योंकि जब पैसेज पढ़ेंगे तो पैसेज पढ़ने के बाद भी आपको कन्फ्यूजन रहेगा, आंसर नहीं निकलेगा। आपको अपना दिमाग, कॉमन सेंस लगाना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम कॉमन सेंस, एलिमिनेशन, ट्रिक्स एंड टेक्निक कितनी प्रैक्टिस कर ले कि ऑप्शन पढ़ने की नौबत ही ना आए। ठीक है? अब देखिए अगला क्वेश्चन है 22। 22 कह रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द लॉजिकल इन्फ्रेंस फ्रॉम द पैसेज गिवन अबव। लॉजिकल इन्फ्रेंस की बात कर रहा है, मैसेज की बात कर रहा है, क्रक्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इट इज एन इंपॉर्टेंट एजेंडा ऑफ द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड टू इंश्योर एक्सेस टू गवर्नमेंट एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। कुछ नेगेटिव कुछ चीजें कीवर्ड वगैरह से इसमें नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको होल्ड करते हैं। मे भी सही हो सकता है, आगे पढ़ते हैं, आगे स्टेटमेंट को देखते हैं। कह रहा है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म। ठीक बात है, बिल्कुल। कुछ पता नहीं चल रहा, होल्ड करते हैं। अगला कह रहा है, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स इंश्योर दैट द फर्म्स मेंटेन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स इंश्योर दैट द फर्म्स मेंटेन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये भी कुछ दिख नहीं लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। आगे पढ़ते हैं। कह रहा, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पेव्स द वे फॉर रोबस्ट सप्लाई चेन। ये भी पता नहीं चल रहा है। अब देखिए, इसमें 4 स्टेटमेंट ऐसे थे जिसमें से एक भी ऐसा नहीं लग रहा कि गलत है। ऑप्शन पढ़ने के बाद ऐसा लग ही नहीं रहा कि काफ़ी एक्सट्रीम, काफ़ी नेगेटिव, काफ़ी नैरो अप्रोच की बात कर रहा है, तो इसलिए छाँटना मुश्किल है। तब मैंने बताया था कि अगर कन्फ्यूजन हो गए, आपको सेम स्टेटमेंट लग रहे हैं, ज़्यादातर स्टेटमेंट सही लग रहे हैं, तो उसमें आपको देखना है किसमें ज़्यादा प्रोग्रेसिव, काफ़ी होलिस्टिक वे में बात की जा रही है। और अगर वो भी काम नहीं कर रहा, तो आपको अगला काम करना है कीवर्ड एलिमिनेशन। और कीवर्ड एलिमिनेशन में देखना है कि कौन सा जनरल अप्रोच ज़्यादा दिख रहा है, इसमें जनरल वे में ज़्यादा लॉजिकल बात कर रहा है, वैसे स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा पैसेज देखते हैं कीवर्ड देखने के लिए। अब देखिए यहाँ पे है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर इनकरेज कंपनीज टू प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। देखिए इसी से आपका आंसर आ जाएगा। आगे कह रहा है, फंडामेंटल रीजन वाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज मूव्ड ऑन टू द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एजेंडा वर्ल्ड वाइड हैज बीन द रैपिड ग्रोथ इन द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स। कुछ पता नहीं चल रहा है, आगे वाला पढ़िए। देख रहे हैं, कैपिटल मार्केट, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, सब चीज़ की वर्ड वगैरह इस समय भी है। देख रहे हैं, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, सप्लाई चेन, सारा कीवर्ड इसमें है। तो कीवर्ड वाला भी इसमें लग रहा है एक तरह से काम नहीं कर रहा है, लेकिन बेसिक एसेंस जो हो सकता है उसको देखेंगे। अब देखिए क्या है, कह रहा है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर इनकरेज कंपनीज टू प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल को गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस बढ़ाती है कंपनी में। और किसी भी कंपनी में अगर अकाउंटेबिलिटी को बढ़ा रहा है, तो अल्टीमेटली उस कंपनी का क्या होगा, साख बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगा एक तरह से। तो क्रेडिबिलिटी की बात कही जा रही है, इसलिए बी सही हो गया। और इसमें लिखा भी है कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म। और क्रेडिबिलिटी कैसे बढ़ेगा, कि अगर वो कंपनी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल है, फॉल्स एजेंडा नहीं चला रहा है, तो ऐसे स्टेटमेंट क्या होता है, एक तरह से क्रेडिबल उसका ज़्यादा होता है। जैसे टाटा सन्स है, नाना जो टाटा का ग्रुप है यहाँ पर, वो काफ़ी अकाउंटेबिलिटी मानी जाती है, काफ़ी अच्छे प्रैक्टिस वो आगे बढ़ाती है, इसलिए उसका क्रेडिबिलिटी मार्केट में है। तो मार्केट में क्यों है, क्योंकि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस को आगे बढ़ाती है। और हमने 2 लाइन पढ़ा था, उसी से आंसर आ गया, क्योंकि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर इंकरेज कंपनीज टू प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी, देख रहे हैं, और कंट्रोल। अकाउंटेबिलिटी वाला सेंस जनरली क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के सेंस में प्रयोग होता है, इसलिए इसका आंसर बी हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं था। अगर थोड़ा सा हम कॉमन सेंस वगैरह से अप्लाई करते हैं, तो डायरेक्ट आंसर नहीं निकल रहा था, लेकिन इनडायरेक्टली कीवर्ड को पकड़ के निकाला जा सकता था, इसलिए ये सही हो गया। ऐसे एक आध क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में जो आपको समझ में नहीं होगा, जहाँ पर हर ट्रिक एक तरह से फेल हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रिस्क लेके आप आगे बढ़िए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, पकड़ के बैठेंगे तो आगे क्वेश्चन कैसे करेंगे। कुछ ना कुछ मारिए आप, आंसर निकालिए, आगे निकालिए। बहुत होगा तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो ठीक है, अगर 10 में से एक क्वेश्चन गलत हो रहा है तो होने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन
एक एक आध, लेकिन उस क्वेश्चन की वजह से आप 10 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, सारा टाइम आपका एक आध क्वेश्चन उसी एक क्वेश्चन में चला जा रहा है, तो ये भी एक तरह से अच्छा स्ट्रेटजी नहीं है। ठीक है। ये था 5वां क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन देख लिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है which one of the following statements best reflects the most logical and rational inference that can be drawn from the passage। most logical और rational inference की बात कर रहा है, ठीक है, मैसेज की बात कर रहा है, तो ठीक है पढ़ते हैं। कह रहा है the home range of elephants needs to be a vast area of rich biodiversity। कह रहा होम रेंज ऑफ एलिफेंट का जो होम रेंज है नीड्स टू बी वास्ट एरिया ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी। एक तो वास्ट एरिया की बात कर रहा है, वो भी एक्सट्रीम हो गया, ऊपर से रिच बायोडाइवर्सिटी होना चाहिए, ये भी एक्सट्रीम हो गया, दोनों एक्सट्रीम हो गया, दोनों एक्सट्रीम मिलकर और एक्सट्रीम कर दिया इसको, इसीलिए ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। एलिफेंट्स आर द की स्टोन स्पेसीज एंड दे बेनिफिट द बायोडाइवर्सिटी। ठीक बात है, काफी अच्छी बात कर रहा है ये, इसमें नेगेटिव जैसा कुछ बात लग नहीं रहा है, तो इसको होल्ड करते हैं। आगे देखते हैं। रिच बायोडाइवर्सिटी कैन नॉट बी मेंटेन्ड कैन नॉट बी मेंटेन इन द फॉरेस्ट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एलिफेंट्स। कह रहा है बिना एलिफेंट्स के हम किसी भी फॉरेस्ट में रिच बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन ही नहीं कर सकते। ये काफ़ी एक्सट्रीम बात हो गया, ऐसा नहीं है। कहाँ जहाँ जिस जंगल में एलिफेंट्स नहीं है, क्या वहाँ बायोडाइवर्सिटी रिच नहीं है? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पर एलिफेंट्स नहीं पाए जाते, लेकिन बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर काफ़ी रिच है, फॉरेस्ट काफ़ी घना है, इसलिए काफ़ी एक्सट्रीम हो गया, इसलिए गलत हो गया। आगे है कि एलिफेंट्स आर केपेबल, ठीक है, ऑफ रीजनरेटिंग फॉरेस्ट्स विथ स्पेसीज एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। देखिए बी और डी में आपको थोड़ा कंफ्यूजन है, ए और सी तो सही है 100%, ये पता चल गया। बी और डी तो हम थोड़ा पकड़ेंगे कौन सा ज़्यादा प्रोग्रेसिव, ज़्यादा होलिस्टिक वे में बात कर रहा है, कौन बहुत निगेटिव सेंस में बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसी चीज़ें को बात कर रहा है। तो देखते हैं। करा एलिफेंट्स आर द की स्टोन स्पेसीज एंड दे बेनिफिट द बायोडाइवर्सिटी, ये ठीक लग रहा है, काफ़ी जनरल सेंस है। एलिफेंट्स आर केपेबल ऑफ रीजनरेटिंग, इसको पकड़िए, क्या रीजनरेट करना है? रीजनरेटिंग फॉरेस्ट विथ स्पेसीज एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। कह रहा एलिफेंट्स इतना केपेबल है कि वो फॉरेस्ट को रीजनरेट कर सकता है वहाँ पर रहने वाले स्पेसीज के प्रयोग के या उसके हेल्प के। नहीं, ऐसा नहीं है, एलिफेंट्स में ये क्षमता नहीं होता। अगर वो रीजनरेट कर पाती तो जहाँ जहाँ एलिफेंट जो सूखा एरिया सब में रहता है, तो वहाँ पर क्यों नहीं एक तरह से रीजनरेट कर लेती है और वहाँ पर एक तरह से जंगल वगैरह सब विकसित हो जाए। तो एलिफेंट में ये कैपेबिलिटी नहीं है, ये काफ़ी एक तरह से इम्पॉसिबल जैसी चीज़ों को बात कर रहा है, टारगेट कर रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। बी जनरल बात कर रहा है, बी में की स्टोन स्पेसीज है, हाँ ये है, बेनिफिट करता है बायोडाइवर्सिटी को, बेनिफिट करता है, काफ़ी सिंपल बात है, काफ़ी बिल्कुल पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा है, इसलिए बी सही हो गया, डी गलत हो गया। ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड। एजम्पशन वाला क्वेश्चन आ गया और एजम्पशन वाले क्वेश्चन में बताया था कि आपको क्या सोचना है, कि आपको ये देखना है कि जो राइटर है, जो ऑथर है, वो क्या एज्यूम करके वो पैसेज लिखा है, उस चीज़ को पकड़ना है। तो हम एजम्पशन ऑथर को जो एक तरह से जो एजम्पशन है उनका, उस चीज़ को पकड़ सकते हैं, वो पैसे से पहले की बात है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट शुड बी विथ गवर्नमेंट एजेंसीज। देख रहे हैं, एक तो मैंने आपको बताया था कि शुड बी, वुड बी जैसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट का प्रयोग हो तो काफ़ी एक्सट्रीम हो जाते हैं, तो एक तो उस वजह से एक्सट्रीम है। दूसरा कह रहा है कि कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट शुड बी विथ गवर्नमेंट एजेंसीज। कह रहा है कि गवर्नमेंट एजेंसी का काम होना चाहिए कि जो वेस्ट है उसका कलेक्ट करे, प्रोसेस करे, सेग्रीगेट करे। नहीं, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट एजेंसीज का काम तो है ही, लेकिन साथ में साथ जो एनजीओ है, जो आम जनता है, सभी की जिम्मेदारी बन जाती है। जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी भी जिम्मेदारी बन जाता है कि उसमें मिलके वेस्ट का एक तरह से कैसे प्रबंधन हो, सरकार का काम हो ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए काफ़ी एक्सट्रीम हो गया ये, इसलिए पहला गलत हो गया। ये एजम्पशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत ही निगेटिव सेंस में, काफ़ी एक्सट्रीम सेंस में एज्यूम किया गया है, और कोई भी राइटर इस तरह से एजम्पशन नहीं कर सकता। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है रिसोर्स रिकवरी एंड रिसाइकलिंग रिक्वायर टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स दैट कैन बी बेस्ट हैंडल्ड। देखिए कैन बी वाला प्रयोग हो गया तो इजी और मॉडरेट होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट सही होते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। दैट कैन बी बेस्ट हैंडल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज। देख रहे हैं, कह रहा है रिसोर्स की रिकवरी, उसके रिसाइकिल जो है वो टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स की उसको जरूरत पड़ती है, और ऐसी चीज़ को जनरली, या कैन भी कह रहा है, ऐसी चीज़ को प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से मैनेज कर सकती है। प्राइवेट सेक्टर की ही बात कर रहा है,
यानी वो सरकार की भूमिका को लिमिट कर रहा है कि जो वेस्ट है उसको रिसाइकिल करना, उसको अपग्रेड, उसको एक तरह से अच्छे तरह से प्रबंधित करना, उसके लिए जो टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स है उसका प्राइवेट सेक्टर ही एक तरह से प्रबंधित करता है, सरकार नहीं कर सकती। ये ऐसा नहीं है, ये काफ़ी नेगेटिव अप्रोच हो, काफ़ी लिमिटेड अप्रोच की बात कर रहा है, कंप्रहेंसिव अप्रोच की बात नहीं कर रहा, प्रोग्रेसिव या पॉजिटिव सेंस इसमें दिख ही नहीं रहा है, इसीलिए दूसरा भी गलत हो गया। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी। देखिए यहाँ तक ये ठीक था कि डेट कैन बी, अगर इसके बाद ये प्रयोग नहीं करता ना कि बेस्ट हैंडल बाय प्राइवेट सेक्टर और इंटरप्राइजेज, अगर इसकी जगह कुछ और बात दिया होता, जनरल बात दिया होता, तो ये सही हो जाता, क्योंकि कैन बी इसमें दिख रहा है। लेकिन कैन बी के बाद इसने इसको एक्सट्रीम बना दिया। क्या बना दिया? कि कैन बी बेस्ट हैंडल बाय द प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज। ये भी रखता कि कैन बी हैंडल बाय द प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज, तो समझ में आता, लेकिन उसमें इसने बेस्ट लगा दिया। वन ऑफ द बेस्ट का प्रयोग होता तो भी चलता, लेकिन बेस्ट कैन बी बेस्ट हैंडल बाय द प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज, कि सरकार नहीं, प्राइवेट सेक्टर ही इसको बेस्ट तरीके से हैंडल कर सकती है। ये गलत है, ये एक्सट्रीम हो गया, इसलिए दोनों गलत हो गया इसका। तो आंसर क्या हो गया? डी। इसी का दूसरा क्वेश्चन था। इस पैसेज में दो क्वेश्चन आए थे। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स ऑफ द पैसेज। क्वेश्चन क्या है कि जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम म्युनिसिपल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट इज इनएक्सपेंसिव। ठीक है, पता नहीं चल रहा है, देखते हैं। इनएक्सपेंसिव मतलब बहुत महंगा नहीं है। अगला क्या है कि बायोमेथेनेशन इज द मोस्ट, देख रहे एक्सट्रीम हो गया, मोस्ट आइडियल वे, है ना, कि बायोमेथेनेशन इज द मोस्ट आइडियल वे ऑफ जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। मैंने बताया क्या कि ये अगर यहाँ पर कैन बी का प्रयोग होता तो समझ में आता, लेकिन इज द मोस्ट आइडियल वे कह रहा है कि बायोमेथेनेशन ही मोस्ट आइडियल वे है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को जनरेट करने के लिए, उससे एनर्जी को जनरेट करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत हो गया। Segregation of municipal solid waste is the first step in ensuring the success of waste to energy plants। कह रहा है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स अगर लगाना चाह रहे हैं तो उसका पहला स्टेप क्या है कि आप म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करें, उसको इकट्ठा करें। तो ये लग रहा है कि थोड़ा सा सही हो सकता है, जनरल स्टेटमेंट लग रहा है। आगे क्या है कि द बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स ऑफ इंडियाज म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज नॉट एडुकेट। देख रहे हैं, नॉट एडुकेट की बात कर रहा है, मतलब कह रहा है कि इतना सक्षम ही नहीं है भारत की जो संरचना है टू प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। ये गलत हो गया ना। कह रहा था बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट ऑफ इंडिया म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज नॉट एडुकेट। नहीं, ऐसा नहीं, एडुकेट नॉट एडुकेट नहीं हो सकता। कैन नॉट एडुकेट लिखता तो अगर समझ में आता है, लेकिन नॉट एडुकेट बहुत एक्सट्रीम भाव पैदा कर रहा है, इसलिए डी गलत हो गया। तो आंसर क्या बच गया? देखिए बी और डी तो गलत हो गया, ये तय है। ए और सी में आपको कंफ्यूजन है, तो ए और सी में देखते हैं कौन ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, कौन ज़्यादा होलिस्टिक है, कौन ज़्यादा अच्छे लेवल की बात कर रहा है। जो जो प्रोग्रेसिव बात करेगा वो सही हो जाएगा। अब अगर पहला कह रहा है कि जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव, एक तो इनएक्सपेंसिव नहीं है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से अगर आप एनर्जी डेवलप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सेटअप वगैरह बैठाना पड़ेगा, जो थोड़ा खर्चीला माना जाता है, इतना आसान भी नहीं है, इतना सस्ता भी नहीं है, इसलिए पहला थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रहा है। सी कह रहा है कि सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज द फर्स्ट स्टेप इन इंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स। ये काफ़ी जनरल और देखा जाए तो काफ़ी प्रोग्रेसिव बात भी कर रहा है। प्रोग्रेसिव इसीलिए क्योंकि सही बात है कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स लगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले काम तो यही है ना कि आप जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, जो व्यय पदार्थ है, उसको एक तरह से सेग्रीगेट करिए, उसको इकट्ठा करिए, उसके बाद ना प्लांट्स में ले जाएंगे तो काम करेंगे, एनर्जी डेवलप करेंगे उससे। इसलिए प्रोग्रेसिव बात है, काफ़ी होलिस्टिक वे बात कर रहा है, इसलिए सी सही हो गया और ए गलत हो गया। ठीक है। तो अभी तक टोटल मैं 9 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, और 9 क्वेश्चन को डिस्कस करने में आप देख रहे हैं पैसेज का मैं बहुत ही मिनिमम यूज़ कर रहा हूँ, कहीं कहीं तो बिल्कुल नहीं यूज़ कर रहा हूँ, केवल स्टेटमेंट को छांट के ही आंसर ला दे रहा हूँ। स्टेटमेंट छांटते वक्त कुछ ट्रिक्स है, कुछ रूल्स है, उसको दिमाग में रखना पड़ रहा है। इसमें थोड़ा सा दिक्कत यह है कि किसी एक रूल को इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है, बल्कि सारे रूल्स होलिस्टिक वे में, उस कंप्रहेंसिव वे में अप्लाई करने के बाद ही क्वेश्चन आ रहे हैं। मल्टीपल रूल्स को इसमें उपयोग हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जनरल स्टडी की अपेक्षा पैसेज के क्वेश्चन करने में। लेकिन अगर आप ठीक से प्रैक्टिस कर लेंगे इन रूल्स को और लगातार इसको अप्लाई करेंगे, और इसमें तो हर जगह अप्लाई हो जाएगा, अगर ठीक से अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे लगातार, इसको जितना भी प्रैक्टिस करेंगे, उससे क्या होगा कि ये रूल्स आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे, कुछ नेगेटिव बात, कुछ लिमिटेड बात, कुछ एक्सट्रीम केस की बात कर रहा है, अगर इन चीज़ों को जैसे ही देखेंगे तुरंत आंसर, उसको ऑप्शंस को काट देंगे और आगे बढ़ेंगे, तो बाद में छाटना काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए। 9 क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं 10वां। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कि बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशन हैव बीन मेड।
अब देखिए, अबव पैसेज एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है कि पैसेज दे रखा है, उसके बेस पर क्या एजम्पशन किया गया है, उस एजम्पशन को देखना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली अनसेफ फॉर बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो किसानों और जो उत्पादक है, दोनों के लिए अनसेफ है। आपको मैंने बताया था और जनरल स्टडी में भी पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग काफ़ी एक तरह से अच्छा उपाय है, अच्छा कदम है कार्बन एमिशन को कम करने के लिए, जैविक खेती के माध्यम से न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए। तो किसानी के लिए भी फायदेमंद है और जो खान पान जो करता है उपभोक्ता है उसके लिए भी फायदेमंद है। तो काफ़ी निगेटिव बात कर रहा है ना कि अनसेफ है दोनों के लिए भी, फार्मर के लिए भी और कंज्यूमर के लिए भी। अनसेफ का क्या हो गया, काफ़ी एक्सट्रीम हो गया, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, अगला क्या है कि फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स नीड, ठीक है, नीड टू बी एडुकेटेड अबाउट इको फ्रेंडली फूड। काफ़ी जनरल, काफ़ी लॉजिकल बात कर रहा है कि फार्मर्स को और साथ में साथ जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, दोनों को इको फ्रेंडली फूड के बारे में एजुकेट करने की ज़रूरत है। तो काफ़ी जनरल बातें लग रहा है, सही लग रहा है, इसलिए सही हो गया। तो आंसर क्या हो गया, बी। पहला गलत है 100%, क्योंकि अनसेफ है। ऑर्गेनिक फार्मर को किसानों और उत्पादकता दोनों के लिए, उपभोक्ता दोनों के लिए अनसेफ बता रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऑर्गेनिक फार्मिंग काफ़ी उपयोगी भी है। तो वो गलत हो गया, इसलिए वो गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। आंसर क्या बन गया, बी। इसी का अगला क्वेश्चन है कि which one of the following statements best reflect the most logical, rational and practical message conveyed by the author of the passage। क्या है, मैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़ते हैं। कह रहा इन इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी प्रमोटेड एज ए सब्सटीट्यूट फॉर द कन्वेंशनल फार्मिंग। देखिए, इन इंडिया का ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कन्वेंशनल फार्मिंग है, जो एक तरह से जो नॉर्मल किसान वगैरह सब यूज करते हैं, उसको कन्वेंशनल फार्मिंग बोलते हैं, जो परंपरागत खेती होती है। तो कह रहा है कि भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग को कन्वेंशनल फार्मिंग की जगह पर रिप्लेस नहीं करना चाहिए। एक तो शुड बी का प्रयोग हो गया, तो शुड बी अपने आप में एक्सट्रीम हो गया, ठीक है, तो संभावना होता है कि गलत है। और दूसरा कह रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को कन्वेंशनल फार्मिंग की जगह रिप्लेस नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही एक्सट्रीम हो गया, रिप्लेस नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं है, जहाँ जरूरत है वहाँ पर रिप्लेस हो सकता है। सिक्किम पूरा एक तरह से ऑर्गेनिक स्टेट हो गया, वहाँ पर ऑर्गेनिक खेती ही होती है, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर वहाँ पर तो होता ही नहीं है, कन्वेंशनल फार्मिंग वहाँ होती ही नहीं है। तो वहाँ पर कैसे अप्लीकेबल हो, कैसे काम कर रहा है? तो ये लॉजिकल मैसेज तो हो ही नहीं सकता ऑर्डर का, इस तरह से सोच के क्वेश्चन लिख ही नहीं सकता, या मैसेज हो ही नहीं सकता, इसलिए गलत हो गया। दूसरा है कि देयर आर नो सेफ ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव्स टू केमिकल फर्टिलाइजर्स। देख रहे हैं, नो सेफ है, काफी एक्सट्रीम नहीं हो गया? नो सेफ ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव्स क्यों नहीं हो सकता? इतना बड़ा देश है, इतना दुनिया है, यहाँ पर रिसर्च वगैरह हो रहा है, तो केमिकल फर्टिलाइजर का अल्टरनेटिव, उसका एक तरह से अल्टरनेटिव क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, इसलिए एक्सट्रीम हो गया, इसलिए ये गलत हो गया। अगला है कि इन इंडिया फार्मर्स नीड टू बी गाइडेड एंड हेल्प्ड टू मेक देयर ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल। देख रहे हैं, काफी प्रोग्रेसिव, काफी लॉजिकल बात लग रहा है, सही होने की संभावना है इसकी, देखते हैं क्या होगा आगे। अगला है कि द एम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट, मैंने बोला ना कि शुड जहाँ प्रयोग है वो तो काफी एक्सट्रीम हो जाता है, संभावना है कि गलत होना चाहिए। तो शुड नॉट टू बी जनरेट ह्यूज प्रॉफिट्स एज देयर इज स्टिल नो ग्लोबल मार्केट्स फॉर इट्स प्रोडक्ट्स। देखिए, एक तो शुड बी का प्रयोग है, और शुड बी अपने आप एक्सट्रीम होता है। और दूसरा कह रहा है कि टू बी जनरेटेड, क्या है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का एम सरकारों के लिए इस तरह से नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट उसमें ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसका कोई ग्लोबल मार्केट नहीं है। ऐसा नहीं है, ये गलत है। ऑर्गेनिक फार्मिंग ग्लोबल मार्केट कैसे नहीं है? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का इतना डिमांड है, भारत खुद इतना सप्लाई करता है, ग्लोबल मार्केट तो ऑलरेडी है। प्रॉफिट है कि नहीं है, ये देखने वाली बात है। तो उसके लिए आप जितना एक तरह से कम इनपुट का प्रयोग करके, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो इनपुट्स बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, क्योंकि जो एक तरह से जो गोबर गैस ये सब प्रयोग होता है, खाद वगैरह सब प्रयोग होता है, तो बहुत इनपुट कॉस्ट भी नहीं है, तो प्रॉफिटेबल तो है ही, और ग्लोबल मार्केट भी है। लेकिन इसमें प्रयोग हो रहा है कि नो ग्लोबल मार्केट, देख रहे हैं, स्टिल नो ग्लोबल मार्केट, नो ग्लोबल मार्केट काफी एक्सट्रीम हो गया, इसीलिए ये डी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया, सी, केवल सी बच जाता है। देख रहे हैं, इसमें भी पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही। अभी तक मैंने जितना क्वेश्चन किया है उसमें पैसेज पढ़े ही नहीं, बिना पैसेज पढ़े कॉमन सेंस अप्लाई करके, जो थोड़ा जीएस का जो कॉन्सेप्ट है, जो पॉसिबल वे हो सकता है, उसको यूज करके क्वेश्चन बना दे रहा हूँ, और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। और ये सारे क्वेश्चन मैं केवल यहाँ नहीं, बल्कि जब एग्जाम दिया था वहाँ भी बना दिया था, इसी अप्रोच के साथ, इसी लॉजिकल वे में सोच के, क्योंकि वहाँ पर मैथ रीजनिंग करने के लिए उतना टाइम होता नहीं है, सब क्वेश्चन को आप कर भी नहीं सकते। तो अल्टीमेटली आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया होना चाहिए वो पैसेज ही होना चाहिए। पैसेज को जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट देने वाला एक तरह से ये एरिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा बेस्ड ऑन अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions have been made। क्वेश्चन क्या है
कि टू इम्प्लीमेंट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड टू अचीव जीरो हैंगर गोल, मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर इनविटेबल इवन इफ दे डू नॉट, देख रहे, दे डू नॉट एड्रेस द माल न्यूट्रिशन। देख रहे, बहुत ही एक्सट्रीम बात कर रहा है। कह रहा है टू इम्प्लीमेंट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड टू अचीव जीरो हैंगर गोल, मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर इनविटेबल इवन इफ दे डू नॉट एड्रेस द माल न्यूट्रिशन। कह रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और जीरो हंगर को एड्रेस करना है तो उसके लिए मोनोकल्चर प्रैक्टिस को बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि उस मोनोकल्चर प्रैक्टिस को बढ़ाना होगा। उसके बाद भी ये कह रहा है वो माल न्यूट्रिशन को एड्रेस नहीं करता है, तो ये काफ़ी एक्सट्रीम हो गया ना, इसलिए पहला गलत हो गया। तो मोनोकल्चर यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, इवन इफ दे डू नॉट एड्रेस माल न्यूट्रिशन। मोनोकल्चर में इतने अगर ठीक है मोनोकल्चर प्रैक्टिस हो रहा है तो उसमें हम काफ़ी भी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशन फूड वगैरह तो लगा ही सकते हैं, और वो माल न्यूट्रिशन को क्यों नहीं एड्रेस करेगा, एड्रेस करेगा। तो ये काफ़ी एक्सट्रीम हो गया, इसलिए गलत हो गया। अगला है कि डिपेंडेंस ऑन ए फ्यू क्रॉप्स हैज नेगेटिव कंसिक्वेंसेज फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम। ठीक लग रहा है, कह रहा है कुछ ही क्रॉप पर डिपेंडेंस है तो वो एक तरह से मानव स्वास्थ्य के लिए नेगेटिव नकारात्मक भाव पैदा कर सकता है, परिणाम पैदा कर सकता है, न केवल मानव के लिए बल्कि इकोसिस्टम के लिए भी। तो ये थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, इसको होल्ड करते हैं। कह रहा है गवर्नमेंट, अब देखिए पहला गलत हो गया तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। आंसर बच गया 2 3 या 3 4, और 3 दोनों में है, 3 इसमें भी है, तो 3 तो पढ़ेंगे नहीं, यानी 3 तो सही ही है। बच गया चौथा, 3 इसमें 3 इसमें है, और हम पढ़े हैं कि 2 तो आपको सही लग रहा है। चौथा देखते हैं, चौथा में क्या है। कह रहा फॉर द प्रेजेंट मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फार्मर्स रिसीव सब्सिडीज इन वेरियस वेज एंड द गवर्नमेंट ऑफर्स रेम्यूनरेटिव प्राइसेस फॉर ग्रेन्स एंड देयरफॉर दे डू नॉट, देख रहा है, दे डू नॉट हो गया ना, काफी एक्सट्रीम हो गया। टू कंसीडर क्रॉप डाइवर्सिटी, देख रहा है, चौथा डे डू नॉट लिख रहा है, टेंड टू कंसीडर क्रॉप डाइवर्सिटी। गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है, उसके बाद भी कह रहा है कि वो क्रॉप डाइवर्सिटी को कंसीडर नहीं कर सकती, नहीं करती है मोनोकल्चर में। तो ऐसा नहीं है, ये गलत हो गया, तो चौथा गलत हो गया, तो चौथा गलत हो गया, तो आपका ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। बच गया अभी 2 3, और 2 सही लग भी रहा था, इसलिए 2 सही हो गया, 2 3 सही हो गया। देख रहे आसानी से सॉल्व हो गया, आपको इसमें भी पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। 4 स्टेटमेंट थे, स्टेटमेंट काफी टफ लग रहे थे, लेकिन उसमें एक्सट्रीम केस का प्रयोग किया था। डे डू नॉट पहले वाले में भी है कि डे डू नॉट एड्रेस माल न्यूट्रिशन, और इसमें भी है डे डू नॉट टेंड टू कंसीडर क्रॉप डाइवर्सिटी। ये एक्सट्रीम हो गया, दोनों एक्सट्रीम हो गया, दोनों गलत हो गया। बच गया 2 3, 2 3 सही है आंसर। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द एबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग स्प्रिंग टू कम अर्ली एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। नहीं, एजम्पशन कह रहा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो स्प्रिंग है वो जल्दी आ रहा है और बहुत लंबे टाइम तक रह रहा है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे कारण हैं इसके। ग्लोबल वार्मिंग एक कारण हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कैन भी प्रयोग होता है तो समझ में आता है कि लिखता है कि ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कॉजिंग स्प्रिंग टू सम अर्ली एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, तो ये सही हो जाता है, लेकिन इज है, सर्टेनिटी की बात कर रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। कह रहा अर्ली स्प्रिंग एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ स्प्रिंग इज नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशन, नॉट गुड। देख रहे हैं, कह रहा है सभी बर्ड पॉपुलेशन के लिए जो स्प्रिंग अर्ली आता है और बहुत लंबे टाइम तक रहता है वो सही नहीं है। ऐसा नहीं है, सभी के लिए सही नहीं है ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कुछ के लिए वो फायदेमंद भी हो, तो इसलिए ये भी एक्सट्रीम हो गया, तो दोनों गलत हो गया। देख रहे इस क्वेश्चन भी पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिना पैसेज पढ़ के ही मैं क्वेश्चन बना दिया, और ऐसे ही बनते हैं क्वेश्चन। यकीन मानिए ये सारे क्वेश्चन मैं भी जब मेन एग्जाम में दिया था 23 का मैं प्रीलिम्स अच्छे तरीके से निकाल लिया था, तो उसमें भी पैसेज बिना पढ़े ही मैं ऐसे क्वेश्चन को हल कर दिया था, क्योंकि कॉमन सेंस, थोड़ा सा रिस्क लेना, जो रूल्स वगैरह है वो हमेशा अप्लाई होते हैं। एक आध क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा, पर उतना आप रिस्क ले सकते हैं, उतना अगर नेगेटिव आप लोगों को नुकसान हो रहा है तो उतना नुकसान झेल सकते हैं, क्योंकि उस एक क्वेश्चन की वजह से आप कितने क्वेश्चन सही कर दे रहे हैं, ये भी तो देखना है। तो होलिस्टिक में देखें तो आपके लिए फायदेमंद ही है। अगला क्वेश्चन है which one of the following statements best reflects the most logical, national and crucial message implied by the passage. कह रहा है an enhanced efficiency of use of nitrogen is imperative for both food production and environment. enhanced efficiency of nitrogen use की बात कर रहा है, और कह रहा है कि वो दोनों फूड प्रोडक्शन और एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। तो जनरल सेंस है, देखते हैं, होल्ड करते हैं क्या होगा। कह रहा प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स कैन नॉट, देख रहे कैन नॉट काफी एक्सट्रीम हो गया, एक्सट्रीम हो गया, ये गलत हो, आगे पढ़ेंगे नहीं, कैन नॉट हो गया गलत। पर अल्टरनेटिव टू क्रॉप्स दैट रिक्वायर्स एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन शुड बी आइडेंटिफाइड एंड कल्टिवेटेड, शुड बी का प्रयोग है ना,
शुड बी भी एक्सट्रीम हो गया, है ना। लेकिन शुड बी यहाँ भी है, अगर यहाँ प्रयोग नहीं होता तो ये गलत हो जाता है। तो थोड़ा हम पढ़ेंगे, इसको भी थोड़ा होल्ड करते हैं। कह रहा है कन्वेंशनल एग्रीकल्चर यूजिंग सिंथेटिकल फर्टिलाइजर शुड बी रिप्लेस्ड। देख रहे रिप्लेस्ड की बात कर रहा है विथ एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो इकोसिस्टम एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। कन्वेंशनल एग्रीकल्चर को विथ सिंथेटिक फर्टिलाइजर के साथ उपयोग करके उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। किसके साथ रिप्लेस करना चाहिए? एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो इकोसिस्टम एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। नहीं, रिप्लेस वगैरह सब किया जाए ऐसा जरूरी नहीं है, ये काफ़ी एक्सट्रीम हो जाता है। रिप्लेस मत करिए, उसको रेगुलेट करिए, उसको अच्छे वे में यूज़ करिए, कुछ प्रोडक्टिव तरीका ढूंढिए ताकि उसका भी यूज़ अच्छे तरीके से हो सके। मैंने बताया ना कि जिसमें अल्टरनेटिव, रिप्लेसमेंट, एलिमिनेशन, बाइंडिंग, ये सब चीज़ का प्रयोग होता है तो काफ़ी एक्सट्रीम हो जाता है, और काफ़ी एक्सट्रीम वाला स्टेटमेंट हमेशा गलत हो जाता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो आंसर बच गया ए और सी। अब देखते हैं कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा प्रोग्रेसिव लग रहा है आपको। इसमें कह रहा है कि एनहांस्ड एफिशिएंसी ऑफ यूज ऑफ नाइट्रोजन। देख रहे हैं, नाइट्रोजन की एनहांस्ड एफिशिएंसी बढ़ाने की बात कर रहा है कि नाइट्रोजन का अगर एफिशिएंसी को हम बढ़ा देंगे तो वो फूड प्रोडक्शन के लिए भी और इन्वायरमेंट के लिए, दोनों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। ये ज़्यादा प्रोग्रेसिव लग रहा है, इसलिए ये सही हो गया। लेकिन सी, सी क्या था? अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव देख रहे हैं, मैंने बताया अल्टरनेटिव, रिप्लेसमेंट, ये सब स्टेटमेंट गलत होते हैं क्योंकि एक्सट्रीम हो जाता है अल्टरनेटिव, ये सब चीज़ें। सी गलत हो गया, आंसर क्या आ गया? ए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने टोटल 15 पैसेज डिस्कस किया है। ये वीडियो इसका पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी मैं डिस्कस करूंगा। जो बचे हुए 12 क्वेश्चन है पैसेज के 2023 के, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसमें थोड़े रूल्स वगैरह डिस्कस किया, उस वजह से थोड़ा टाइम लग गया, लेट हो गया, वीडियो थोड़ा लंबा भी बन गया। लेकिन जब आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे तो उसमें रूल्स वगैरह तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इसमें डिस्कस कर ही चुका हूँ। उसमें केवल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और ट्रिक्स वगैरह, रूल्स वगैरह अप्लाई करके आपको समझाऊंगा कि कैसे आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने गौर किया कि लगभग 15 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया यहाँ पर। 15 में से लगभग 15 में से 13 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें पैसेज मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा। बिना पैसेज पढ़े आपके आंसर्स निकल गए। 2 क्वेश्चन थे उसमें पैसेज का हेल्प लेना पड़ा। पैसेज का हेल्प इसलिए भी लेना पड़ा क्योंकि उसमें कीवर्ड मेरे को देखने थे। पूरा पैसेज मैंने वहाँ भी नहीं पढ़ा, स्मार्ट तरीके से कीवर्ड को छाँटा। कीवर्ड छाँटने के बाद मैंने उसको ऑप्शन से मैच कराया और आंसर आ गया, ईज़िली आंसर आ गया। तो पैसेज को सोल्व करने का यही अप्रोच है। आगे की वीडियो में जो बचे हुए पैसेज है उसको सोल्व करके दिखाऊँगा कि कैसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये चर्चा आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।